अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पे जो मेहमान हैं मल्टी स्पेशलिस्ट, मैंने इनको नाम दिया है डॉक्टर देवेंद्र बलारा। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज अभिमन्यु मूवीज पे एक बार फिर वो मेहमान हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब प्रणाम, राम राम। राम राम जी मलिक साहब, राम राम। स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज में। धन्यवाद जी भाई जी। डॉक्टर साहब मैं सीधी बात, नो बकवास करूंगा, ठीक है जी, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। बिल्कुल करनी भी तो नहीं। आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में बैंक नोट है। बैंक नोट यानी कि मनी ना, बैंक नोट। बैंक नोट, नोट मनी में आओ है, पैसा ना, है। ये मनी का रिप्रेजेंटेटिव है। मनी मेरा नहीं विषय है ये। हाँ। आप मुझे देना ये। हम्म अब मेरा विषय है ये। हम्म ये हम्म इसमें सभी तरह के नोट हैं। नोट हैं। हम्म ये मेरा विषय है, आप देख इसको। डॉक्टर साहब अब सवाल यहाँ से शुरू हुआ है। हम्म सबसे पहले आप ठीक हो? बिल्कुल जी, एकदम दिमाग की हालत ओके है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? परफेक्ट है। परफेक्ट है। मेरे को देख के और लोगों की दिमाग की हालत खराब हो जाती एक रुपया, है। एक रुपया। रुपया इंडियन करेंसी, बिल्कुल। ऑल मनी, हम्म ऑल नोट इंडियन करेंसी। नो, आप इनको नॉट फर्जी इंडियन कह रहे हो। हाँ, आप इनको फर्जी कह रहे हो। बिल्कुल क्यों कह रहे हो? ये 100 का नोट है, नकली है। ये गांधी जी की तस्वीर है। नकली है। ये 10 का नोट नकली है, है। गांधी जी की तस्वीर है। नकली है। ये 200 का नोट है, नकली है। गांधी जी की तस्वीर है। ये 500 का नोट है, नकली है। गांधी जी की तस्वीर है। ये 10 रुपीज है, इस पे गांधी नहीं है। ये पुराना नोट है काफी। ये असली है। ये असली है। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। सर ये लोग हाँ जी, हाँ। आपकी सारी धनराशि, देखो, असली नकली क्या है? मतलब जब मेरे मान लीजिए मेरे पास ये 100 का नोट है। अब मैं दुकान पे गया, मुझे कोई चीज खरीदनी है। मैंने उसको ये 100 का नोट दिया। झट से उसने मुझे 100 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का सामान जो मैंने खरीदना है वो खरीद लिया। ना नकली कैसे है? ना 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 ना, आपने जो सामान खरीदा वो 100 रुपए का नहीं है। यही आपके साथ ठगी है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी के लिए कोई डॉक्यूमेंट किसी दफ्तर में लेना चाहते हो या देना चाहते हो, और आप जा नहीं सकते उस टाइम पर, वो कहीं बिजी हो गए, कहीं व्यस्त हो गए, तो आप क्या करते हो? एक चिट्ठी लिखते हो रिप्रेजेंटेटिव की कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है और मेरे को इसके ऊपर पूरा फेथ है, पावर ऑफ अटर्नी दे करके उसको भेज देते हो, और वो बंदा आपके बिहाफ पे काम करता है। आपका काम करेगा, वो उसके सिग्नेचर होंगे, लेकिन वो पवन मलिक ही माना जाएगा। पवन मलिक का रिप्रेजेंटेटिव भी पवन मलिक ही माना जाएगा। मान लीजिए वो वहां जाकर के आपकी जमीन को बेच दे, तो क्या वो सही है? जिस काम के लिए उसको लगाया था वही काम करे तो ही तो सही है वो। अगर वो काम ना करके कुछ और करे तो गलत है। अब इसके बारे में आपने सुना होगा एक शब्द, जिस टाइम पर आप ये वीडियो एडिट करके अपने पॉडकास्ट में लगाना। ऑफ कोर्स 8 नवंबर 2016 को एक दाढ़ी वाला आदमी टीवी पर आया और उसने कहा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बैन हो गए हैं, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, लीगल टेंडर। इसका मतलब ये जो नोट है ये रुपए का लीगल टेंडर है, यानी कि ये रुपया नहीं है, रुपए का रिप्रेजेंटेटिव है कि रुपए की जगह पर चलना चाहिए। अब बस अभी मैं दूंगा इनको, आप अभी मत छेड़िए, अभी मैं आपको बताऊंगा रुपए की जगह पर, ठीक है? अब फिर आपको कुछ रुपए के बारे में पता होगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा ये देखना क्या ये सचमुच रुपए को रिप्रेजेंट करता है। यदि इसकी वैल्यू 100 रुपयों के बराबर है तो ये असली है। यदि इसकी वैल्यू 100 रुपयों के बराबर नहीं है तो ये नकली माना जाएगा। बिल्कुल। अब मैं रुपए की परिभाषा आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि रुपया क्या है। जैसे ये है, ये क्या है? 1 रुपया। ये 1 रुपए का नोट है। नोट है। ये भी रुपया नहीं है। ये क्या है? ये सिक्का है। ये 1 रुपए का सिक्का है। ये भी रुपया नहीं है। ये रुपए का भी लीगल टेंडर है। रुपये का नोट और रुपए का सिक्का लीगल टेंडर होते हैं।
ये भी रुपए का सिक्का है, ये भी लीगल टेंडर है, ये भी 1 रुपए का सिक्का है, ये भी लीगल टेंडर है, और ये भी 1 रुपए का सिक्का है, ये भी लीगल टेंडर है। यानी ये 4 लीगल टेंडर तो हैं सिक्के की फॉर्म में, और ये एक है 1 रुपए की फॉर्म में। यदि आप उस 100 रुपए के नोट को बैंक में ले जाएंगे तो आपको ये वाले 1-1 रुपए के नोट मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वाले सिक्के भी मिल जाएंगे 1-1 रुपए के, आपको ये वाले सिक्के भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये वाले सिक्के नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्यों। फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ये 1 रुपए का जो नोट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर भारत सरकार, यानी भारत सरकार। यानी ये 1 रुपए का नोट, इसको करेंसी नोट बोलते हैं, और ये भारत सरकार छापती है, और भारत सरकार ही छाप सकती है। ठीक है, लीगल तरीके से, तो लीगल भी इलीगल भी भारत सरकार ही छापेगी, और कोई नहीं छापेगा। फिर इसी में थोड़ा आगे चले जाओ, ये 2 रुपए का नोट है, क्या इस पर भी भारत सरकार लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पर 500 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल। और इस पर भी रिजर्व बैंक। यानी 2 रुपए से लेकर और 500 रुपए या 2000 रुपए का नोट कितना ही भी है, उस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, और 1 रुपए पर लिखा है भारत सरकार जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए था। इस पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली बात आपको समझ आनी है, आप ये वाली चीज भी अपने पॉडकास्ट में लगाइएगा स्क्रीन पर। 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि आरबीआई एम्प्लॉय एंड बैंक एम्प्लॉय आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि ये गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं हैं, इसलिए इनमें काम करने वाला आदमी गवर्नमेंट नहीं है। तो चाहे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या पंजाब नेशनल बैंक की या किसी भी बैंक की बात करें, सारे बैंक प्राइवेट संस्था है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। जैसे आम आदमी की सोच ये रहती है कि भाई जो स्टेट बैंक है वो प्राइवेट है, या जो पीएनबी बैंक है प्राइवेट है, वो सरकारी मानते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने ये बोला, आम लोगों की धारणा, इसीलिए मैंने ये बात बताई है ताकि लोगों की धारणा को पता लगे, लोगों को पता चले कि आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, गड़बड़ हो गई है, आपने सोचने में गड़बड़ कर दी। अब ये जो 1 रुपए का नोट है, इसी के बराबर की कीमत का एक 1 रुपए का सिक्का मैंने आपको दिया है। ये 1 रुपए का सिक्का है। अब मैं और ये 1 रुपए का सिक्का है 2011 का, 2013 का, ये है 1976 का, ये है 1906 का, और एक है 1862 का। ये सिक्के अगर आप बैंक में लेकर जाएंगे, सबके ऊपर 1 रुपी इंडिया लिखा हुआ है। यदि आप इसे बैंक में लेकर जाएंगे, ये 5 रुपए हैं, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपके खाते में कितने रुपए जमा होने चाहिए? देखिए, अब ये 1 रुपया मैं जमा कराऊं, हाँ, तो 1 रुपया मिलना चाहिए, 1 रुपए में जाना चाहिए ना, तो ये 1 रुपए में ही जाता है जी। ठीक है। अब मैं इन्हीं रुपयों को बाजार में लेके जाता हूं। यदि सेम 5 रुपयों को मैं बाजार में लेके जाता हूं, तो ये जो 1 रुपया है, ये नए वाला, इसमें एक टॉफी मिलती है, इसमें एक टॉफी मिलती है, इसमें भी एक टॉफी मिलती है। लेकिन ये जो सिक्का है 1906 वाला, इस सिक्के को जब आप लेके जाते हो तो ऐसी 2000 टॉफियां मिल जाती हैं। सर कैसे? क्योंकि इस सिक्के में ऐसे 2000 नोट मिल जाएंगे। मतलब ये एक सिक्का 2000 की वैल्यू रखा है, क्योंकि इसमें चांदी है 50% और ये 1 तोला है, और ये है 1 रुपया। हाँ, और ये 1 रुपया है। फिर मैं ये 1862 वाला लेके जाएंगे, इसमें 4000 टॉफियां मिल जाएंगी। मतलब ये सिर्फ एक सिक्का 4000 टॉफियां, 4000 की वैल्यू। बैंक इसे 1 रुपया मानता है। बैंक में जमा करोगे तो 1 रुपए में जमा होगा, लेकिन बाजार इसको 4000 रुपए के नोट के बराबर मानता है, इसी सिक्के को, क्योंकि वैल्यू ऑफ सिल्वर, नॉट वैल्यू ऑफ सिल्वर, हाँ वैल्यू ऑफ सिल्वर। ठीक है। अब अगर वैल्यू ऑफ सिल्वर, क्या बैंक नहीं मान सकता वैल्यू ऑफ सिल्वर है ये? मानेगा क्यों नहीं? लेकिन नहीं मानता, वो 1 रुपए में ही लेगा, क्योंकि वो चांदी की वैल्यू नहीं ले रहा, इसमें नहीं लेगा ना, वो एक सिंगल रुपए की वैल्यू। हाँ, क्योंकि वो कहेगा कि ये तो भारत सरकार द्वारा छापा गया रुपया है, 1 रुपया है, एक सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है। मैं यही कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जब इसे 1 रुपया मान रहा है,
और इस वाले को भी 1 रुपया मान रहा है, ये दोनों बैंक की नजर में बराबर हैं, लेकिन बाजार की नजर में 1 रुपए का ये वाला सिक्का 1 टॉफी के बराबर है और ये वाला सिक्का 4000 टॉफियों के बराबर है। मान लीजिए आप एक रात में बैंक में जमा करते हो ये 1862 वाला सिक्का, तो आपका 1 रुपए में जमा हो गया। अगले दिन जब आप ये वाला मिल जाए आपको, जब आप बैंक में लेने जाओ और आपको ये मिले सिक्का, उसके बदले में यही मिलेगा। ये मिलता नहीं है बैंक से, जमा ये हो जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। तो आपके साथ एक ही रात में 4000 गुना की ठगी हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ये है कहाँ पर आज? मेरे पास तो है ना। ये आपने कहाँ से पकड़े? ये मिलेंगे, अभी आपके पास सुनार के पास जाओगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल आपको करना चाहिए बैंक में जा करके कि भाई मुझे ये जमा करना है, आप बताइए जमा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं मैं, नोटबंदी में नोट बंद हुए हैं, आज तक भारत के इतिहास में सिक्का बंदी कभी नहीं हुई है। सिक्के सब चल रहे हैं, यानी सिक्का ये वाला चलाओगे तो भी चलेगा, सिक्का ये वाला चलाओगे तो भी, जिस पर 1 रुपये इंडिया लिखा है वो चल रहा है। चाहे बोरी भर के ले जाओ सिक्का चलेगा। और कभी का ले जाओ, 1862 का लोगे उस पर भी 1 रुपये इंडिया लिखा है तो चलेगा वो, ठीक है बात। अब जो असली खेल शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है कि ये जब डाउट आया तो आरबीआई से ये पूछ लिया हमने, ये किताब है हमारी, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इसके जो लेखक हैं वो घनश्याम वर्मा जी हैं और इसका सहलेखक मैं हूं, ठीक है। इस किताब में हमने आरबीआई से डॉक्यूमेंट मांगे, वो वाले लगाए हुए हैं जो डॉक्यूमेंट मांगे, और हमने वर्मा जी ने आरबीआई से पूछा कि जो सिक्का है वो कौन से वाला असली माना जाएगा, या रुपया है वो कौन से वाला सही माना जाएगा। तो आरबीआई ने ये कहा कि जो धातु है उस पर निर्भर नहीं करता कि वो किस धातु का बना है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है रुपया कि उस पर लिखा हुआ क्या है, जो अंकित मान है वही उसकी वैल्यू है। यानी कि आरबीआई ने कह दिया कि ये भी 1 रुपया है, 1862 वाला भी, और ये रुपये वाला भी 1 रुपया, चाहे वो गोल्ड का हो। जो गोल्ड का तो सिक्का नहीं होता, गोल्ड की होती है मोहर, ठीक है ना। मोहर मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत महंगी आती है। सोने के सिक्के से हम बोलते हैं ना कई बार, सोने का सिक्का बोलते हो लेकिन वो मोहर होती है, वो सिक्का नहीं होता है, वो मोहर है। तो जो सोने का सिक्का है वो ऐसे ऐसे चांदी के 15 सिक्कों के बराबर होता था पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से। तो जब हमने इसके बारे में पूछा, तो ये वाला है, जब मैंने इसी चीज़ को जब एक्सप्लेन किया, मतलब सिस्टम के अंदर जब हमने पूछा बैंक वालों से, तो उन्होंने खुद ये कहा कि भाई जिस प्रकार से बट्टा है किलो का, 1 किलो का बट्टा चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो, 1 किलो बट्टा मतलब वो किलो होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी धातु है जी। इसी प्रकार से सिक्का या नोट किस चीज़ का है इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है वो उस पर लिखा हुआ क्या है, वो मानक क्या है उसका। कोई भी चीज जो किसी वस्तु का मूल्य, वजन, लंबाई या कुछ भी मापती है उसको उसका मापक कहते हैं, और कोई भी मापक बिना मानक के नहीं होता है। तो रुपया वही होगा जो उसका मानक होगा। अब हमारे सामने एक सवाल आया, फिर रुपये का मानक क्या है। रुपये के मानक को जब ढूंढना शुरू किया तो लास्ट जो हमारे पास एविडेंस आया, आरबीआई की आर्काइव से ही निकाला हमने, वो एविडेंस था पेपर करेंसी एक्ट 1882, जिसके अनुसार 15 रुपया बराबर 1 मोहर, ये मानक मिला हमको। आखिरी मोहर पे सवाल आया अब कि मोहर क्या होता है, तो ढूंढते ढूंढते पता चला 1 मोहर मतलब 1 तोला सोना। 1 तोला कितना होता है? 10 ग्राम, जिसको आप कहते हो 10 ग्राम नहीं 10 ग्राम, लेकिन आप कहते हो 10 ग्राम। 10 ग्राम नहीं होता, अब जाके सर्च करना। 1 तोले का वजन होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, यानी 11.664 ग्राम। 1 तोले में 10 ग्राम गोल्ड अगर हम किसी सोनार की दुकान से खरीदेंगे तो हम कहेंगे भाई 1 तोला दे दे, तो वो अपने कांटे पर वजन करेगा उसका, उनके वो अपने जो कांटे होते हैं उसमें वो 1 ग्राम गोल्ड हमें प्रॉपर देगा, तब जाके 1 ग्राम नहीं 10 ग्राम वो गोल्ड हमें देगा, तो वो 1 तोला हो गया। नहीं, यही गड़बड़ है भाई। नहीं, एक बार तोलेगा, जैसे काटा करेगा भाई, मैं वजन करेगा तो उसमें 10 ग्राम 1 तोला। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप मांगते हो यदि 1 तोला,
तो वो आपको 1 तोला देगा। यदि आप मांगोगे 10 ग्राम तो वो 10 ग्राम देगा। यही बता रहा हूं मैं आपको। 1 तोला 10 ग्राम नहीं होता है, 1 तोला होता है 11.664 मिलीग्राम, तो 11.664 मिलीग्राम ग्राम, यानी कि 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। सुनार के पास जाओगे, वो जो रेट लिस्ट लगी होती है वो लगी होती है सोने की, इतना रुपया प्रति 10 ग्राम। रेट ही 10 ग्राम के हिसाब से होता है, इसीलिए वो महिलाओं को बकाने के लिए तोड़े को 10 ग्राम का बना के आदमी ने पेश किया है। अदरवाइज मतलब 40 ग्राम की अगर कोई चेन है तो 4 तोड़े की बोल देते हैं, 4 तोड़ा नहीं बनता है। 4 तोड़े लगभग मतलब 45-46 ग्राम की बनेगी। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि एक मोहर 15 रुपए की है तो 1 रुपए की वैल्यू यहां से निकल के आती है 777 मिलीग्राम सोना। ठीक है, ओनली 1 रुपया? जिस लेकिन मिलता कहाँ है ये? मिलता नहीं है, यही ठगी है। अब यहां जो ठगी असली क्या होती है, मैं इसको समझिए। आपने अपने बुजुर्गों से एक बात सुनी होगी कि बैंक उतने ही रुपए छाप सकते हैं जितना सोना उनके पास रखा हुआ है। ये तो सुना होगा, बिल्कुल। लेकिन कितना सोना कितने रुपए के बराबर में होता है ये तो नहीं सुना होगा आपने। यही सर्च करने के लिए हमने ये किताब लिखी। आम आदमी तो इसको इस तरह से लगा होगा ना कि भाई हमारे पास मान लो 100 किलो सोना है, मान लीजिए माना मूलधन 100 के 100 किलो सोना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इंडियन करेंसी जो छापेंगे, जो नोट जो लीगल, वो सोने की वैल्यू के बराबर छाप लेंगे, सोने की वैल्यू के बराबर छाप लेंगे, है ना। हाँ जी। अब मैं आपको यही बता रहा हूं, भारत का जो रुपया है उसका मानक है 15 रुपए बराबर 1 तोला सोना, बस ये मानक है ऑफिशियली, आरबीआई के दस्तावेजों के अकॉर्डिंगली और इतिहास के हिसाब से। इसके अलावा रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बात है यहाँ भी, अब आपको 1 तोला सोना यदि आज के टाइम पर 1 लाख कितने रुपए का मिलता है? अब तो सस्ता हो गया, 20,000। 1,20,000 हो गया? नहीं, अब 20,000 रुपये डाउन आया है गोल्ड, तो अभी जस्ट 1,50,000 मान लेते हैं। नहीं, 1 लाख के नीचे हो गया, 1,20 हो गया था, 1,20 हो गया था, डाउन आ गया तो अब 1 लाख मान लेते हैं जी। यानी कि 1 तोला सोना अभी मिल रहा है, 10 ग्राम सोना मिल रहा है लगभग 1 लाख रुपए के बराबर जी। तो 1 तोला हो जाएगा लगभग 1,20,000 ही मान लो आप जी। 1,20,000 रुपए का 1 तोला मिलता है, लेकिन वो 1,20,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर मिलता है। और 1 तोला सोना की वैल्यू कितनी है मैंने बताया स्टैंडर्ड? 15 रुपया। भारत का 15 रुपया, ये वाला ना, ये सिक्का है, रुपया नहीं है ये। रुपया कैसे पता चलेगा? भारत का कोई भी व्यक्ति जब भी मेहनत करेगा वो रुपया कमाएगा, क्योंकि रुपए के बराबर होता है धन। धन क्या क्या है? अनाज धन है, पशु धन है, सेहत धन है, मेहनत श्रम धन बोलते हैं, पुत्र धन है, आप पानी धन है, सोना धन है, चांदी यानी खनिज कोई भी है धन है, सूर्य की ऊर्जा धन है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जब पेड़ों पर पड़ती है, पेड़ भोजन बनाते हैं, वो भोजन हम खाते हैं, उसी से चलते हैं। हम किसी के यहां काम करते हैं, मान लो किसी ने किसी के घर दिहाड़ी करी, अगर सूर्य की ऊर्जा पेड़ को नहीं मिली होती और उसने अन्न नहीं बनाया होता तो मैं किसी के यहां दिहाड़ी नहीं कर सकता ना, अनाज नहीं खाया हो तो। यानी मेरी मेहनत जो है वो असल में सूर्य की ऊर्जा है। बिल्कुल ठीक है। पशु पैदा होता है, पशु भी जब पलता है वो भी सूर्य की ऊर्जा से पलता है, पानी मिलता है वो भी सूर्य की ऊर्जा से मिलता है, उसी से जो पवन चक्र चलता है, जल चक्र उसी से चलता है, वायु चक्र उसी से चलता है। यानी असल में सूर्य की ऊर्जा को मापक के तौर पे लेकर के हमारे पुरखों ने कुछ मानक तय किए थे, कुछ स्टैंडर्ड तय किए थे, वो स्टैंडर्ड ही रियल में धन है। उसी को जब आप किसान जब अनाज पैदा करता है, यदि वो 1 क्विंटल अनाज पैदा करता है, उसको यदि 2500 रुपया उसकी कीमत रखी गई है, तो उसे जब 2500 रुपया मिलता है तो उसने जो अनाज कमाया है वो 2500 रुपए का कमाया है, पैदा किया है। कितने रुपए का? 2500 रुपए का, लेकिन उसे मिलता 2500 रुपए के बैंक नोट है। प्रचालन तो 2500 में ही है। फिर वही कल मैं फिर आपको कह रहा हूं
15 रुपया बराबर 1 तोला सोना, फिर ये वो असल कीमत है भारत के रुपए की। यानी कि इसका मतलब समझिए आप, यानी कि क्या होता है, जब आप 15 रुपया कमाते हो तो आपके खाते में जब 15 रुपया जमा होता है तो बैंक 1 तोला सोना सुरक्षित रखता है आरबीआई में। आई बात समझ में? जब आप 15 रुपये कमाते हो तो बैंक 1 तोला सोना रखता है आरबीआई में, और यदि 1 तोले सोने की कीमत 1,20,000 रुपए के बैंक नोट है तो छाप लेता है 1,20,000 रुपए के नोट। 15 रुपए रखे थे, इसको आप दूसरे एंगल से ले लीजिए, 1,20,000 थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाएगा। हम इसे अगर 1.5 लाख मान लेते हैं, सोने का रेट 1.5 लाख मान लिया प्रति तोला, तो जब 15 रुपया भारत का जमा होता है बैंक में तो 1 तोला सोना आरबीआई में जमा होता है और 1.5 लाख रुपए के नोट छाप लिए जाते हैं। तो 15 रुपया और 1.5 लाख का कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी आपको असल में 1.5 लाख रुपए के बैंक नोट मिलने चाहिए थे। फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है रुपए का मानक तय करना। सर वो तो देखिए, अब भारत सरकार को हम कैसे चैलेंज करें इसमें? भारत सरकार है ही नहीं, कहीं पर है ही नहीं भारत सरकार। सर इंडियन गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए आप। इंडियन गवर्नमेंट कहीं है? बताओ आप, कहाँ दफ्तर है भारत सरकार का? कोई दफ्तर बताओ आपने आज तक अपने जीवन में आपने कभी भारत सरकार दिखा है? फिर ये छापा किसने? ये छपता है, इसका तरीका बताता हूं। ये छपता है भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस में, जो कि भारत सरकार की ट्रेजरी के हिसाब से जितना भी पूरे देश में उत्पादन होता है उसके मुकाबले में ये छपता है। भारत सरकार छापती है जितना सोना आरबीआई में जमा होता है, वो भारत सरकार के अंडर में आता है लैंड रेवेन्यू रूल। अब इसके अलावा मुझे आप सिर्फ इतना बता दो, आपने भारत सरकार का कौन सा दफ्तर देखा है? अब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। जैसे हम रोड पे चलते हैं जी, सामने से गाड़ी आती है, बिल्कुल, उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लाल रंग में लिखा हुआ भारत सरकार। किसने? सरकार ने लिखा है। कि कौन आदमी बैठा उसके अंदर बताओ? उसके अंदर जैसे भाई एसडीएम बैठा है, एसडीओ बैठा है, कोई और बड़ा अधिकारी बैठा क्या है। वो सरकार है? नहीं, वो हिस्सा तो है, सेवार्थ है वो, इन सर्विस ऑफ भारत सरकार। इसको बोलते हैं OIGS, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस। और एसडीएम के ऊपर भारत सरकार ने लिखा होता है, एसडीएम की गाड़ी के आगे लिखा होता है हरियाणा सरकार। नहीं मैं और वो हरियाणा सरकार नहीं लिख सकता है, वो फ्रॉड है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, जो भी नौकर तनख्वाह लेता है वो नौकर है, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस है वो। राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और चपड़ासी तक सारे जो तनख्वाह लेते हैं अपने काम के बदले में, वो नौकर हैं, वो OIGS हैं, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस हैं। वो भारत सरकार नहीं है, भारत सरकार की सेवा में है, वो भारत सरकार की सेवा में है। हाँ। तो उनको ये लिखने का हक नहीं है, चाहे वो कैसे है बताइए? आप मेरी सेवा में हैं तो आप मेरा नाम कैसे लिख दोगे? वो ऐसे नहीं लिख सकते भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट भारत सरकार सेवार्थ लिख सकते हैं वो, ओके, इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिख सकते। अब वापस मनी पे आ जाते हैं। अब आपने कहा भाई हमने 1 क्विंटल अनाज बेच दिया, अब मुझे वहां से 10 ग्राम गोल्ड उसके बदले में, मतलब वैल्यू है मेरी उसकी इतनी 15 रुपए की, 15 रुपए वैल्यू है, और 15 रुपए की जो वैल्यू लीगल आपने बताई वो 1 तोला, 1 तोला सोना। अब 1 तोला सोना हमें कौन दे? जिसने इसके ऊपर लिखा है, देखो लिखा हुआ है एक इसके ऊपर प्रॉमिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो प्रॉमिस किसी का है? सर मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं जी। ये 100 रुपए नहीं है, 100 रुपए की पर्ची है। जैसे मैं धारक को 1 किलो आम देने का वचन देता हूं। आप पर्ची पे चाय बना दो, चाय की पर्ची बना दो, पर्ची बना के दे दी उसने, पर्ची बना के दे दी ना, पर्ची बना के दे, है ना? इसका मतलब इसके बदले में हमारा रुपया कहाँ रखा हुआ है? बैंक में या रिजर्व बैंक में। रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन है, गवर्नर के साइन है ना? इसका मतलब ये गवर्नर से आप कभी भी अपना रुपया मांग सकते हो, लेकिन वो वैल्यू तो इसमें होगी ना। तो मुझे रुपया मांगने का अधिकार तो होगा ना सर। अब भाई ये जो देखो भाई, है, अगर मैंने आपको ये कह दिया, देखो इसको समझिएगा मलिक साहब, बहुत समझाने के लिए मैं यही कह रहा हूं कि आम जन के लिए या मेरे लिए, आप मैं और आप आमने सामने हैं, तो आप मुझे समझाओ कि भाई मैं अपने 1 क्विंटल अनाज के प्रति
1 क्विंटल अनाज मैंने दिया, हाँ अब मैंने वहां से पैसे लेने हैं, जी, पैसे लेने के बदले में मुझे ये पर्ची पकड़ा दी जाती मुझे है। ये पर्ची दे दी, हाँ, और आप कह रहे हो कि भाई मैं अपना रखा हुआ गोल्ड मेरा मैं- है, मेरा हाँ, है, वो मेरा है। जैसे मैं कह रहा हूं हम्म, कि रुपया मतलब गोल्ड, हम्म, आप इसको मान नहीं रहे या कोई आम नागरिक मान नहीं रहा, हाँ वो तो तो कंफ्यूज हो रहे मैं हैं ना। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप एक काम करो, हम्म। कुछ भी मत करो, एक एप्लीकेशन लिख करके बैंक के मैनेजर को आरबीआई के नाम पे जहां आपका खाता है, सिंपल एक बात लिखो, टू द गवर्नर, यानी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, या जो भी मतलब लिखो, विषय लिखो अपने 100 रुपए के भुगतान करने के बारे में, और नीचे लिखो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पास ये 100 रुपए का नोट है जिस पर आपका वचन लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए का अदा करने का वचन दे रहा हूं, तो मैं अपना नोट आपको जमा कर रहा हूं, जिसकी फोटोकॉपी मैंने अपने घर पे रखी हुई है। मैं अपने 100 रुपए के नोट के बदले में कोई भी लीगल टेंडर लेना नहीं चाहता, यानी 100 रुपए का बदले में 10 रुपए का या 1 रुपए का सिक्का या नोट नहीं लेना चाहता, ऑल जो है ये नहीं legal लेना tender चाहता, हैं। हाँ। मैं 100 रुपए लेना चाहता हूं, कृपया करके मेरे 100 रुपए का भुगतान कर दे। जी, आपने ऐसा किया हाँ, तो क्या रिजल्ट क्या आया? मेरे लगभग 1000 से 2000 लोगों ने ऐसा किया। रिजल्ट ये आया, आज तक किसी का कोई रिप्लाई लिखित में नहीं आ पाया। हाँ, अब मैं यही कह रहा था। अब हमारे पास मैनेजर का फोन आता है, ओके, वो क्या कहता है, भाई साहब आपने 100 रुपए जमा कराए थे। मैंने कहा हाँ, आप क्या चाहते हो? हमने कहा हम रुपया चाहते हैं। मतलब आप 1-1 रुपए के नोट चाहते हो? मैं कहा ना, हम 1 रुपया चाहते हैं। 1-1 रुपए का नोट तो लीगल टेंडर है। मतलब बैंक के मैनेजर को भी नहीं मालूम कि उसको मालूम ही नहीं है फंड क्या है। ना तो जज को पढ़ाया जाता रुपया क्या होता है, ना वकील को पढ़ाया जाता, ना पुलिस वाले को पढ़ाया जाता, ना इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाया जाता, ना सरकार के नेता को पढ़ाया जाता, ना कलेक्टर को पढ़ाया जाता, ना टीचर को पढ़ाया जाता। जब किसी को रुपया पढ़ाया ही नहीं गया, ये सिस्टम कौन चलाओ फिर? यही रुपये को जो छापते हैं, जिनका रिजर्व बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अभी आपने जिक्र कराया, भारत सरकार तो कहीं है ही नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर वो काबू में किसके है? मतलब वो किसका कब्जा है? जिसको रुपए को छापते हैं। अरे साहब, ये रुपए को छापने वाला पेपर कहाँ से आता है? कभी रिजर्व रिसर्च बैंक ऑफ करी? इंडिया। कभी रिसर्च करी? ये पेपर कहाँ से आता है? ये पेपर को कौन छाप सकता है? किस आदेश पे छप सकता है? आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में गाइड करें। पूरी दुनिया के, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, पूरी दुनिया के किसी भी देश में जहां भी ये पेपर करेंसी छपती है, वो रिजर्व बैंक के अंडर में छपती है। उसी देश का रिजर्व बैंक। जैसे नेपाल जाओगे, रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल। पाकिस्तान जाओगे, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान। आप अमेरिका चले जाओगे, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, उसके अंडर में छपती है। और वो रिजर्व बैंक किसके अंडर में है? उस फैमिली का नाम है रॉथस्चिल्ड फैमिली। इसके बारे में मैंने कुछ सुना है कि पूरी दुनिया के जो बैंक हैं, हाँ, या जो नोट छपते हैं, नोट छपते हैं, या पैसे संबंधी, रुपया संबंधी, या डॉलर संबंधी, या अनेकों जो देशों में अलग तरह का जो मानक है, उसके संबंधी ये फैमिली जो है ये काम करती है, वही तय करती है। ये फैमिली कौन है? यही फैमिली तो रॉथस्चिल्ड फैमिली। ये समुद्री लुटेरे थे जिनको काम था लूटना। बेसिकली भारत व्यापार करता था जब, तो जीवन जीने के लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं, कपड़ा है, मसाले है, पटसन है, अनाज है, वो केवल भारत में होता था। वो भारत में होने का पर्पस क्या? भारत मतलब जो एशिया के मिडल और साउथ का हिस्सा है, इसमें आता है चाइना, रशिया और इंडिया। ये 3 ऐसे बड़े कंट्री। बाकी तो ये अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये भी आ जाएंगे, ये छोटे मोटे देश। पुराना इंडिया जिसको हम कहते हैं, जिसको अखंड भारत बोलते हैं हिंदू माता वाले। तो ये वाला जो हिस्सा है, इस एरिया में हिमालय से निकलने वाली नदियां जाती हैं। ये एरिया ऐसा है जहां पानी की भरपूर मात्रा, बारिश और सारे मौसम हैं, जिसकी वजह से जीवन जीने के लिए जितनी उपयोगी चीजें हैं, सारे संसाधन और अनुकूल वातावरण अवेलेबल है, तो केवल यहीं पर उत्पादन हुआ करता था। इसीलिए पूरी दुनिया के उत्पादन का 50% से ऊपर ज्यादा हिस्सा अकेला चाइना और भारत ही संभाला करते थे। और पूरी दुनिया की जीडीपी पे राज अकेले 2 ही इन देशों का था, चाइना और इंडिया, भारत।
तो ये समुद्र के रास्ते सारा सामान जाया करता था, रास्ते में सोना लूट लिया जाता था। तो ये समुद्री लुटेरे जो थे ये लूटा करते थे। जब कभी क्योंकि जब एक व्यवस्था को चलते चलते बहुत अरसा हो जाता है तो लोग बाग उसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। तो जैसे लुटेरों का भी सोल्यूशन ढूंढा, लुटेरों का सोल्यूशन लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन लुटेरों को तो अब लट पड़ने चाहिए। तो लोग अपने साथ में कुछ हथियार लेके चलना चालू कर दिया और जो भी मिलता उनको मारना चालू कर दिया। तो अब रॉथशाइल्ड फैमिली जो पूरी दुनिया को सबसे बड़ा लुटेरा था, उसने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगी, ये इस तरह से नहीं लूटा जा सकता। तो उन्होंने लूटने का एक दूसरा तरीका ढूंढा। जैसे मान लो पवन मलिक जो है वो अमेरिका के साथ में ट्रेड कर रहा है और सामान लेके जाता है इधर से उधर, यहाँ से मसाले लेके गया और वहाँ से सोना लेके आया। तो वहाँ रॉथशाइल्ड मिला, वहाँ डेविड रॉथशाइल्ड जो थे उसके 5 औलाद थी उसकी। उसने बोला कि 5 लोग थे और उन्होंने पूरे भारत के अलग अलग, पूरी दुनिया के अलग अलग 5 एरियाज में जहाँ जहाँ ट्रेड होता था वहाँ एक एक आदमी बिठा दिया। उन्होंने कहा मलिक साहब ये जो 20 किलो सोना लेके जा रहे हो या 20 ग्राम या 20 जितना भी सोना आप लेके जा रहे हो, रास्ते में लुटेरे लूट लेंगे, मैं इसका एक सोल्यूशन देता हूँ आपको। बोला क्या? मैं एक पर्ची बना देता हूँ, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। रुपया जो है हमेशा से सोने में ही ट्रेड किया जाता है। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, जिस भी देश की करेंसी डूबेगी तो वो करेंसी में लेना बंद कर देगा दूसरा देश। अगर आपको तेल लेना है तो सोने में लेना पड़ेगा, अगर आप अनाज लेना चाहते हो सोने में लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की जो एक्सेप्टेड जो करेंसी है वो गोल्ड ही है और डे 1 से गोल्ड है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी धातु है जो कभी भी, जिसका क्षय नहीं होता, मतलब जो कभी ना तो जंग लगता है, ना झड़ती है, ना टूटती है, ना गलती है। वो मिट्टी में दबाई पड़ी रहे 1000 साल तक, तो 1000 साल बाद निकालोगे जितनी थी उतनी की उतनी ही निकलती है, सोना ही मिलेगा, सोना ही मिलेगा। वो बाकी चीजें, लोहा दबा दिया तो लोहा खत्म मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपने 20 रुपए दिए, 20 रुपए के बराबर में 20 तोला सोना हो गया, तो अब वो लिख देगा मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो आप उससे पर्ची बनवा के ले आए, उसी का भाई यहां इस देश में बैठा हुआ था, उसने आपको वो पर्ची दे दी, ठीक है ना? सॉरी, उसने पर्ची दे दी, आप आए, आपने आके उसके भाई को पर्ची दी और अपना 20 तोले सोना ले लिया। उसके बदले में थोड़ा बहुत कट वो लेते होते थे, नॉर्मल सा, नॉमिनल सा। आपको लगता था यार इतना तो ठीक है चलेगा, क्योंकि सोना तो लाना पड़ता था बैग में डालकर, झोले में डालकर, और पर्ची डल जाएगी कहीं भी। उसके बाद पर्ची चलने लगी तो के भाई ये लोग बात सोचने लगे यार ये आसान है, इसके बदले में मिल तो जाता ही है सोना, क्या दिक्कत है, कभी भी ले लो। बल्कि 1970s तक भी पैसा मिला है, सोना मिला है। ये जो 1968 में गवर्नर बदला गया था, उससे पहले ये नोट हुआ करते थे। ये 10 रुपए का नोट है, आप अपना चैनल, आप अपने वीडियो में दिखा भी सकते हो इसको। बिल्कुल, ये 10 रुपए का नोट है। इस 10 रुपए के नोट पर आप ध्यान से पढ़ो, इस पे क्या गवर्नर का प्रॉमिस लिखा हुआ है? आई प्रोमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड। इसमें कहाँ है ऑन डिमांड? इसमें कहीं भी ऑन डिमांड तो नहीं है, इसमें तो सीधा लिख रखा है कि मैं वजन दूंगा अपने, है ना? अब आगे देखो, ऑन डिमांड के बाद 10 रुपीज, 10 रुपए एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ठीक है? ऑफिस ऑफ इशू है बैंक, और ऑन डिमांड है मांगे जाने पर। इसमें गवर्नर लिखकर दे रहा है कि मैं धारक को मांगे जाने पर किसी भी बैंक से वो अपने 10 रुपए ले सकता है, और इसमें सोना मिलता था आपकी जरूरत के अनुसार जब भी आप चाहो अपना सोना ले सकते हो। और 1968 तक रुपया के बदले, इस नोट के बदले में सोना मिला है। इसीलिए हमारे दादा जो हैं वो कहते थे कि जब मर्जी इसके बदले जाकर सोना ले सकते हो। लेकिन जब लोगों से चीटिंग करनी थी तो ये 10 रुपए का नोट बंदी करा। 1968 के आसपास 4 गवर्नर बदले गए थे, और वो गवर्नर जब बदले जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? एक गवर्नर से एक काम करवाया जाता है, फिर उसको बदल दिया जाता है, फिर दूसरे गवर्नर से आधा काम, अगला काम करवाया जाता है, अगले गवर्नर से, ताकि एक को पूरी बात की पता ही ना हो। तो उसमें इस नोट के बदले ये वाला नोट चलन में आया था, 10 का, इसी के साइज का, इस रंग का, रंग ये था, साइज ये था। आपने देखा होगा वो वाला नोट भी जी। ये, लेकिन उसमें प्रॉमिस बदल दिया गया। इसमें हमने किताब में वो प्रूफ भी दिया है, आरबीआई ने हमें लिख के दिया है कि हाँ हमने गवर्नर का वचनखंड बदला है। इसमें लिखा है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है ना? ये इसका मतलब क्या हुआ कि उसके वचनखंड को बदल दिया। अब वचनखंड का पता नहीं है आम पब्लिक को। वचनखंड क्या होता है मालूम है? नहीं, आप बता दो। वचनखंड होता है एफिडेविट।
यानी गवर्नर ने वचन दे दिया, मतलब एफिडेविट दे दिया देश की जनता के नाम कि जिस भी आदमी के पास ये नोट होगा मैं उसे 10 रुपये अदा करने का वचन दे रहा हूं। और एफिडेविट के बारे में एक बात सबको पता होनी चाहिए, कानूनी रूप से जागरूक होना चाहिए आदमी, कि एफिडेविट को नहीं बदला जा सकता। आप अपने एफिडेविट को तो छोड़िए, मतलब किसी और के तो छोड़िए, आप अपने भी एफिडेविट को नहीं बदल सकते मलिक साहब। तो जब आप अपने एफिडेविट को बदल ही नहीं सकते तो फिर वो कौन था जिसने ये एफिडेविट बदला? और यदि आपने एफिडेविट बदल दिया है तो वो बदला हुआ एफिडेविट नकली माना जाएगा। अब मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब यहाँ, अब ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, हाँ, इसका मतलब सेंट्रल बैंक के भी अंडर नहीं है ये? सेंट्रल बैंक तो कुछ है ही नहीं। इसमें एक लाइन लिखी है बड़ी कमाल की चीज। अब ये असल में क्या है, मैं समझाते समझाते मुझे लगता है पता नहीं मैं पागल हो जाऊंगा। और आम लोगों को क्योंकि डॉक्ट्रिन इतना कर दिया गया है, पढ़ाया कभी गया नहीं है, तो इसलिए हम जैसे लोग समझाते हैं। अब ये बात अजीब सी लगा लोगों को। अब 1 रुपए पे भारत सरकार लिखा हुआ है, बिल्कुल। 10 रुपए पे क्या लिखा है? रिजर्व बैंक के नीचे छोटी सी चीज लिखी है, देखो ध्यान से, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रताभूत, गारंटीड बाय, अंग्रेजी में लिखा है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ ये लिख रखा है बिल्कुल, केंद्र गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अब कंफ्यूज यही है, हम तो सरकार समझे ना, यही मैं कह रहा हूं आपको, यही गड़बड़ है सारी। 1934 में जब रिजर्व बैंक बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आया, तो दी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को बोला करते थे, और वही चल रही है। यानी ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट से गारंटीड है, भारत की सरकार से गारंटीड नहीं है। भारत की सरकार की कोई वैल्यू नहीं इसमें, नहीं है। यही खेल है बस आपका। मतलब जो इंडियन करेंसी है, हाँ, वो इंडिया में वैल्यू नहीं रख रही, इंडियन करेंसी रख रही है, बैंक नोट। यही फर्क है लोगों को समझने में। इंडियन करेंसी रुपया है, रुपया मतलब सोना है, और ये मतलब बैंक नोट है और ये नकली इंडियन है। करेंसी ये है नहीं, ये भी सिक्का है, तो ये है, ये भी सिक्का, ये नोट है, ये नोट है। रुपया वहां रखा है जो गोल्ड, ओनली गोल्ड इज द रुपया। सर अब ये कैसे पॉसिबल हो कि ले गोल्ड मना या चीज दे दे, या ले गोल्ड मुझे वह चीज दे दे, या चीज ले मुझे गोल्ड? मलिक साहब, मैंने नहीं कहा कि ले गोल्ड और मुझे रुपया दे दे। मैं ये कह रहा हूं जिसको चाहिए वो अपने नोट के बदले गोल्ड ले ले। प्रोसेस आपने, हाँ, आपने और आपके हजारों कार्यकर्ताओं ने ये कोशिश की कि हमें इस एग्रीमेंट के बदले हमारा गोल्ड मिल जाए। हाँ, उसका जो मतलब वो जीरो निकला। आप लोगों को अंदर से कोई जवाब नहीं आया, किसी तरह का लीगल नोटिस भी नहीं आया, या लीगल नोटिस दे के आपसे जवाब मांगने की कोशिश करी? मैं वही कह रहा हूँ, लीगल नोटिस पे अब यहाँ खेल समझिए आप। ये भी तो लीगल नोटिस है। अरे नहीं, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब किसी जज को रुपए के बारे में नहीं पढ़ाया गया, किसी वकील को भी नहीं पढ़ाया गया, मतलब नहीं पढ़ाया गया। अगर मेरी जगह, हाँ, यहाँ कोई भारत का बड़ा डॉक्टर बैठा हो, बड़ा अधिकारी बैठा हो, ए ग्रेड अधिकारी बैठा हो, जज बैठा हो, कोई भी बैठा हो, तो उसको इस उलट फेर का कुछ पता नहीं, बताया नहीं गया। लेकिन अब जब मैंने बता दिया, अब वो कुछ सोच सकता है, थोड़ा बहुत तो सोच सकता है ना, सोचना चाहिए। अब मैं इतने लोगों के पास गया, मैंने कहा आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पीछे लगे हमारे जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसको पढ़ लीजिए। उन्होंने एक बात बोली थी, मानक टूटना मानव इतिहास के साथ सबसे बड़ा धोखा होता है। मानक मतलब जैसे मान लो आप इंसान हो, इंसान का एक मानक होता है कि ये वाले कर्म करने वाले आदमी को इंसान बोला जाएगा। अगर वो अपनी फितरत छोड़कर मान लो वो आदमियों को मारने काटने लग जाए तो हम बोलेंगे हैवान बन गया है, अब वो मानव नहीं रहा, इंसान, ऐसे बोलते हैं ना हम। कुछ आदमी बिहेवियर ऐसा शो करता है क्यों जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि आदमी जब अपने मानक से गिरता है तो उसे मानव नहीं बल्कि कुछ और बोला जाता है। इसी तरह से जो किलोमीटर है या मीटर है उसका मानक नहीं बदल सकता। छोटे बच्चे के लिए मीटर अलग, बड़े के लिए अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। बिलात तो छोटी बड़ी हो सकती है,
ये तो हो सकता है, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर तो नहीं बदल सकता। किलोग्राम छोटा बच्चा लेने जाए, बड़ा बच्चा जाना, कोई यानी मानक का पर्पस है कि किसी के साथ भी शोषण ना हो, तो रुपए का भी मानक नहीं गिरा सकते हम। अब इस बात को साबित करने के लिए हमने ये साबित करने की कोशिश की कि जो आपके साथ बन रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, वो ठगी है। तो हमने फिर कुछ ऐसे किसानों को और ऐसे लोगों को पकड़ा जिनके लोन थे और वो लोन चुकता नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उनका एक आवेदन लगाया। हमने आवेदन में क्या लिखा कि भाई आपने हमसे जो डील की थी, वो डील की थी कि मैं, मान लो मैं, आपने 10 लाख रुपए का लोन मांगा, ठीक है, और इसको मैं 15 लाख में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि 1.5 लाख पता लग जाए। मान लो आपने 15 लाख रुपए का लोन मांगा, बिल्कुल, तो आपसे एक एग्रीमेंट पे साइन होगा। जी बिल्कुल। वो जो 15 लाख रुपए पे जब सिग्नेचर होंगे, जी जी, तो आपको क्या मिलना चाहिए उसके बदले में? नहीं, अगर बैंक ने आपको 15 लाख का लोन देना है और उस पर लिखा भी हुआ है 15 लाख रुपए, जो अब तक मिलते आ रहे, मैं तो वो बताऊं, देखो मैं इस तो तरह की, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी तक क्या मिलते आए। देखो मैं, मलिक साहब इस बात को समझिए, यदि मैंने कहा है मैं आपको 10 लीटर पानी दूंगा तो मुझे 10 लीटर पानी देना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं मैं आपको 1 किलो आम दूंगा तो मुझे 1 किलो आम देना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा तो मुझे 15 लाख रुपए देने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, गलत है कि सही है? सही है, सही है ना। जब आपका एग्रीमेंट बैंक के साथ हुआ 15 लाख रुपए के लोन का, तो बैंक ने क्या आपको 15 लाख रुपए दिए? नहीं दिए। उसने क्या किया? उसने एक हवा में अकाउंट बोला, आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए डिजिट खाली। कंप्यूटर पे जिसके पास भी अथॉरिटी थी उसने कंप्यूटर पे लिखा और आपको कर्जदार बना दिया 15 लाख रुपए का। लेकिन वो 15 लाख रुपए में यूज तो कर सकता। अब मैं उस 15 लाख रुपए को जाता हूं बैंक में लेने के लिए, तो मुझे बैंक में मिलता है ये बैंक नोट 15 लाख का। 15 लाख का बैंक नोट मिला मुझे, 15 लाख रुपए नहीं मिले। और मैंने आपको क्या बताया है अभी अभी कि 15 रुपए की वैल्यू 1,50,000 के बराबर है। यानी असलियत में आपको 15 लाख नहीं मिला, असलियत में आपको 150 रुपया मिला है। लेकिन यानी जो आप 15 लाख रुपए में सामान खरीद कर ला रहे हो वो भारत की करेंसी में मात्र 150 रुपए में मिलना था। ठीक है, अब जब हमने वापस देना ना बैंक का वही लोन, हाँ, मतलब जिन शर्तों पे हमने लोन लिया हाँ, है, जब हमने वापस देना है तो वो ये मांगे हैं, यही वापस दे दो, है ना। देखो, यही सेम। देखो अब कमाल की वो बात। ज्यादा थोड़ी मांगा आपसे। नहीं ना, यही समझाते समझाते हम पागल हो गए हैं। वो आपसे ये नहीं मांगते, वो आपसे रुपए मांगते हैं। नहीं, हम देखो इसी तरह के नोट इसी तरह के मैं नोट बैंक में जमा करवाते हैं ना। यही ठगी है, बस यही ठगी है जो दिख नहीं रही। वो क्या ठगी है? आपको मान लो आपकी दिहाड़ी है 500 रुपया, आप पूरा दिन मेहनत करके कमा के अपनी ऊर्जा किसी को दे के 500 रुपए कमा कर लाते हो, ठीक है। यानी आपने जो कमाया है वो क्या कमाया है? 500 रुपया। और जब आप बैंक में जमा करते हो तो आपने जमा किया रुपया, वो दिख रहा है बैंक नोट, लेकिन आपने कमाया है रुपया। यानी जब आपने 150 रुपया कमाया, आपने बैंक में जमा किया तो वो 150 रुपया किया, और जैसे ही आपने 150 रुपया जमा किया बैंक ने 15 लाख छाप लिए। मैं ये कह रहा हूं, यानी आपके 150 रुपए की कीमत बैंक के 15 लाख के बराबर है। और इसको हमने लीगली चैलेंज किया बैंक को। हमने 15 लाख रुपए का लोन 150 रुपए में चुकता किया। कब किया? मेरे ख्याल से साल भर हो गया होगा जब हमने 150, और एक थोड़ी, लगभग 2000 लोगों का, 2000 लोगों का, और आज तक बैंक का जवाब नहीं आया। उसको एनओसी मिली? एनओसी तो, यही तो पंगा यार, एनओसी कैसे मिल जाएगी? बैंक जवाब ही नहीं दे रहा है। चुकता कैसे हुआ फिर? हमने तो लीगली भेज दिया। आपने तो भेज दिया। यार एक बात बताओ, मैं मलिक साहब आपको एक जवाब देता हूं कि भाई मलिक साहब ये मैंने आपको दिया था, ये मुझे वापस चाहिए। आप उसका जवाब तो दोगे ना कुछ ना कुछ।
नहीं, जवाब तो मैं, देखिए, वो उनका यह बात समझ में नहीं आ रही कि आपने 15 लाख रुपए लिए और आप 150 रुपए 15 लाख लिए नहीं ना, 15 लाख रुपए के डिजिट दिया आपने जो आपके पास थे ही नहीं। तो आप डिजिट दे दो, तो मेरे को कंप्यूटर का वो दे दो, पासवर्ड दे दो आपके पास फोन में तो है ना। मेरे फोन में जो आता है वो रुपया आता है, मैं जो कमाता हूं, यही तो पंगा है। आप अच्छा एक बात बताओ, चलो। डिजिटल मनी ट्रांसफर करोगे नहीं है, वो मनी ट्रांसफर नहीं होता मेरे दोस्त, वो डिजिट ट्रांसफर तो होता आपको है। डिजिट मिला, आप भी बैंक को डिजिट दे दो। तो मेरे पास वो डिजिट बनाने का अधिकार होना चाहिए ना, बस खाली। मैं यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। नहीं, आप, अब मैं कंफ्यूज करो, देखो, मैं- बैंक ने आपके अकाउंट में 15 लाख के डिजिट भेज दिए। अच्छा, वो 15 लाख रुपए होने चाहिए। नहीं, आप देखो, आपको 15 लाख रुपए के देखो भैया, वो पहले तो ये बताओ, वो जो बैंक ने कंप्यूटर से भेजा है, वो उसका ऑपरेशन किसके पास है। वो तो अलग अलग जो वहाँ के अधिकारी हैं, अधिकारियों के पास है ना। हाँ। और वो प्राइवेट है। हाँ, हमारे पास क्यों नहीं है उसका। मतलब सर, आपने ना इतना कंफ्यूज कर दिया हमें कि तो- हम तो मूर्ख बने रहे हैं, हम हाँ। और आप और सब। हाँ, मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हाँ। हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के नेता, हमारे देश का सिस्टम, डीसी क्लर्क, सारे छोटे मोटे सब मूर्ख बन रहे हैं। हो, यही तो कह रहे हैं हम आपको। चलो एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे। जी, आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, मैं आपसे लोन मांगने के लिए आता हूं, या 10 लोग लोन मांगने के लिए आते हैं। आप इस 1 लाख रुपए में से ज्यादा कितना लोन दे सकते हो। 1 लाख रुपए से तो सर हम 1 ही लाख रुपए का लोन दे सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन बैंक 10 लाख का लोन दे सकता है। सर वो कैसे? यही तो बस पूछ रहा हूं मैं, ये सवाल ही ये है। सर वो तो ऐसा कर रहे हैं कि वो हमें डिजिट में दे रहे हैं और हमारी ही मनी को यहाँ वहां घुमा रहे हैं। यही नहीं है मेरे दोस्त, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। वो आपको जो दे रहे हैं वो उनके पास नहीं है, वो आपको रुपया नहीं दे रहे, वो आपको डिजिट दे रहे हैं, और आप उनको रुपया दे रहे हो। लेकिन हमने उन डिजिट की जो वैल्यू रखी ना, हाँ। जो मार्केट में हमने सामान खरीदा, मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। डिजिट की वैल्यू नहीं है, बैंक नोट की वैल्यू भी नहीं है। मैं अपने देश के वासियों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा बैंकिंग सिस्टम उड़ने वाला है, क्योंकि इस बैंक नोट के बदले जिस दिन ये वाला बैंक नोट दिया था, उस दिन ये वाला बैंक नोट नकली हो गया था, और बैंक आपको लोन में रुपए दे रहा है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये बैंक नोट नकली है। यदि आप बैंक नोट में नकली लेकर जाते हो, मैं आपसे एक चैलेंज दे रहा हूं, पूरे देश के बुद्धिजीवी जो मेरे को मेंटल बोलते हैं, मैं उनको एक चैलेंज दे रहा हूं कि दोस्तों, मेरे पास एक बैंक मैनेजर, मैं ये चैलेंज दोबारा बताता हूं। मैंने बैंक मैनेजर को ये बोला कि जो आपने बात बोली थी ना, आपने ये लिया था, यही दे दो, बैंक नोट लिए थे, बैंक नोट दे दो। मैंने कहा मैनेजर साहब, आप केवल एक कागज पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एक लेटर हेड पर बैंक के ये लिख कर दे दो कि हमने आपको बैंक नोट दिए थे और आप हमें बैंक नोट दे दो, बस। बैंक मैनेजर, 6 करोड़ रुपए का लोन था जिस केस की मैं बात कर रहा हूं। बैंक मैनेजर ये लिखने की औकात नहीं थी। कारण क्या है, हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 10 धारा 178 से लेकर 188 तक ये कहती है कि नकली बैंक नोटों के लेन देन में आजीवन कारावास तक की सजा है। तो बैंक ये लिखकर नहीं दे सकता कि मैंने आपको बैंक नोट दिया है। इस पर गवर्नर के साइन है साहब। तो गवर्नर से लेके दिखा दो रुपए। गवर्नमेंट करेंसी नहीं है क्या ये? मैं कह रहा हूं ये नहीं है, यही तो कह रहा हूं, गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्राइवेट संस्थाओं की है दोस्त। फिर क्यों चला रहे हो? क्योंकि हम पागल हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछना चाह रहे। अरे हम और आप मान ले पूछ लेते हैं सवाल, हाँ, आपने पूछने की कोशिश भी करी तो जवाबदेही बनती है। यही तो पूछ रहा हूं, कह रहा हूं मैं कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो सोल्यूशन क्या है? इकट्ठे होकर के पूछो सवाल, देश को देना बंद करो कि बताओ पहले। अभी मैंने एक बात बताओ यार, एक छोटी सी बात है। बैंक मैनेजर मुझे बोला
आप दुनिया को झूठ बताते हो। मैंने बोला कि क्या, जो जोनल मैनेजर था वो सेंट्रल बैंक का, मैंने बोला बताओ क्या गलती करी मैंने, क्या गलत बोला मैंने समाज को। उसने बोला अब रुपए के नोट के पीछे, बैंक नोट के पीछे सोना रखना जरूरी नहीं है। मैंने बोला इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है कि बैंक नोट छापने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है तो मतलब आप जितना चाहे उतना रुपया छाप सकते हो। फिर तो वो कभी करेंसी डूबेगी नहीं। फिर तो पक्का डूबेगी, यही तो कह रहा हूं मैं। वेनेजुएला ने 10 लाख रुपए का नोट छापा था। ये देखो वेनेजुएला की कहानी, ये मैम ने अब इस किताब में एक्सप्लेन किया हुआ है। वेनेजुएला ने जब 10 लाख रुपए का नोट छापा, ये रहा 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश। 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था। लोग बोरियों में भर के नोट लेके जाया करते थे और वो कहते थे क्या कबाड़ लाया है, फेंक, नहीं मिलेगा कुछ भी। ये नोट मैंने जब बैंक मैनेजर से पूछा कि भाई तुम ये नोट किस हिसाब से छाप रहे हो, बोला जितने चाहे छाप सकते हैं। अरे भाई जितने चाहे छाप सकते हो? बोला हाँ, तो वो भी छाप लो जो हमसे कर्जे में लेना है तुमको। अब बात है, अब भाई अगर आप बिना या तो हमको नोट छापने का नियम बताओ। अगर नोट छापने का नियम के हिसाब से नोट छापते हो तो वो नियम बता दो, और अगर बिना नियम के छाप रहे हो तो हमसे जो कर्जे में किस्तें ले रहे हो वो भी छाप लो ना। तो जरूरत ही क्या है हमें फिर हमसे कर्जा पर हमारी सारी जमीनें नीलाम करने की जरूरत क्या, छाप लो खाली। अदरवाइज हमको नियम बताओ कि कौन सा रुपया लीगल है। यार एक बात बताइए, अगर वित्त मंत्रालय भारत सरकार का आरटीआई में जवाब दे रहा है 2015 में डालनी चालू की, 2023 तक 8 साल में जाकर के ये लिख के दिया वित्त मंत्रालय ने कि हमारे पास वैध रुपए का, लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसका मतलब सारा रुपया अवैध चल रहा है, सब का सब इलीगल चल रहा है। इसका मतलब जो ये करेंसी छप रही है ये फर्जी है। और फिर उसके बाद जो हम जिसको फेक माना है, जो फर्जी, जो नकली नोट माना, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। वो कागज है, ये है ही नहीं कुछ भी यार। और वो भी हाँ, अगर ये कुछ है तो इसके बदले कुछ होना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए कि नहीं इसके बदले। फिर हम विदेशों के साथ जो हम कारोबार करा हाँ, आउट ऑफ कंट्री जो हम बिजनेस करता है हमारा देश, हाँ, फिर वो किस वैल्यू के तहत बिजनेस कर रहा है? कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग जब कह देते हैं रुपया 90 पार हो गया, वो जब कह देते हैं 91 पार हो गया, वो जब कह देते हैं जितना मर्जी पार हो गया। रुपया कैसे पार हो गया? रुपये के बराबर गोल्ड रखो और मजाल किसी की औकात हो, रुपया बराबर डॉलर हो जाएगा। उसी दिन भारत की करेंसी डॉलर से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के डॉलर को कंट्रोल भी वही लोग करते हैं जो भारत के रुपए को कंट्रोल कर रहे हैं। रिजर्व फेडरल बैंक को भी वही करते हैं, अमेरिका वाले को, जो भारत के रिजर्व बैंक को करते हैं। इसीलिए वो अमेरिका में बैठ करके और पूरे सारे दुनिया के देशों को चूस रहे हैं। यही तो समझाने की कोशिश पूरी दुनिया के जो करेंसी लेन देन में, हाँ, ये एक परिवार हाँ मालिकाना हक रख रहा है और देश की जनता इसको समझ नहीं रही है। तो कर्जा जब लेते हैं हम, हाँ, जब हम वर्ल्ड बैंक से या दूसरे, जैसे हम अब कहते हैं अमेरिका से कर्जा ले लिया, फलाने देश से इंडिया ने कर्जा लिया है, उस देश के हम इतने कर्जवान हैं, तो वो हम सोने के कर्जवान, हाँ हम गोल्ड के कर्जवान, यही पंगा है, इसके कर्जवान नहीं है। और अगर भारत अपनी करेंसी को, मतलब अगर भारत सिर्फ इतना पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक ने जो हमको दिया था वो उसका मानक क्या है वो बता दो, तो हमारा कर्जा उतर जाएगा, उसी टाइम उतर जाएगा, हम चुकता करेंगे। आओ भारत के लोग साथ में पूछो, पहले सवाल पूछो हमसे। भाई या तो मैंने एक बात बता दो, देखो हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप बैंक से सिर्फ इतना पूछ लो कि आपने हमको लोन में रुपए दिए थे, या जो आपने बैंक नोट दिया था। चलो मलिक साहब इतना तो पूछ सकते हैं कोई भी आदमी का, मान लो आपके रिश्तेदार का किसी का कर्जा है, ठीक है, उससे पूछ लो कि क्या आपका एग्रीमेंट किस चीज का था? रुपए का था, तुमने हमको रुपया नहीं दिया, तुमने हमको डिजिट दिया और बैंक नोट दिया। क्या बैंक नोट की वैल्यू रुपए के नोट के बराबर है, मतलब रुपए के बराबर है? तो ये जो आज का दिन मान ले कोई भी बैंक से कर्जा ले रहा है, वो लोनदारी है, उसने लोन नहीं भरा, या उसने किसी कार्ड को स्वैप करके कुछ चीज खरीद ली, और उसको पैसे नहीं चुका पाया, या किसी
जैसे बजाज से है या हाँ किसी से भी है, किसी से भी खरीद लिया, तो उसका जो वो बैंकिंग सिस्टम डाउन कर देते हैं कि ये सिविल डाउन कर देते हैं, ये लोन चुकता नहीं कर रहा, ये हमारी किस्तें समय पे नहीं दे पा रहा, तो ये भविष्य में इन द फ्यूचर कुछ भी खरीदने के लायक नहीं है, हम इसको नहीं देंगे। ये भविष्य में कर्जदार बनने के लायक नहीं है, ये कर्जा नहीं मिलेगा इसको। और वो सिबिल की कंपनी किसकी है? वो सब अलग अलग कंपनियां हैं और वो टोटल घूम फिरा के बैंकों में रुक जाती है। अमेरिका की है वो भी सभी सिबिल, हाँ जितनी भी सारी कंपनियां, एक भी नहीं है इंडिया की। भारत में कारोबार करते हैं बैंक, और अमेरिका में बैठा आदमी तय करता है किसका सिबिल सही है किसका खराब है। अंबानी का सिबिल क्यों नहीं खराब हुआ आज तक? अडानी का क्यों नहीं सिबिल खराब हुआ? क्योंकि उसके तो इतने लाख रुपए राइट ऑफ हो लिए, लेकिन उसको तो नहीं बंद करते देना ये कर्जा, और ना ही माफ करना बंद कर देते। उसका 1 लाख करोड़ कैसे माफ हो जाता है? उसका कैसे 15,000 करोड़ माफ हो जाता है? कैसे हो जाता है? वो तो सिस्टम के साथ है। सिस्टम के साथ नहीं है, वो लोग बैंकों को धमकी देते हैं कि तुम्हारा नोट छापने का धंधा पब्लिक के सामने ला देंगे। हेनरी किसिंजर की वो लाइन सुनो, याद रखो, हेनरी फोर्ड की। फोर्ड ये कह रहा था, यदि देश की जनता को रुपए छापने का खेल समझ में आ जाए तो बैंक वालों को और इन सरकार में बैठे नेताओं को जूते मारेगी जनता। आप एक सोच कर देखो। आपने तो कहा नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा। नेताओं शामिल है ना, हरामी समझ लो कम से कम। चलो आप रोहतक में बैठे हो, रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तो बैठे हैं। आप कभी इंटरव्यू लेना और उनसे पूछना, क्या तुमको नोट छापने का खेल पता है? अगर नहीं पता है तो कैसा नेतृत्व दोगे? और अगर पता होते हुए तुम देश को लुटते हुए कर रहे हो तो इसका मतलब तुम लोग शामिल हो इस खेल में। और नहीं पता है तो मेरे से पूछ लो, मैं बताऊंगा आगे। तो आपका कहने का मतलब यो है, जो वो परिवार बैठा है, हाँ, जो सब सिस्टम को चला रहा है, हाँ, वो हर कंट्री के नेताओं को इस खेल में शामिल रखता है। भाई तुम राणा है, तुमको चाहिए क्या वो बताओ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। हाँ, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष। राहुल गांधी को कौन सा पता नहीं है नोट कैसे छप रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहता। लेकिन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बोलते ही मार दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी को मारा गया था क्योंकि उसने नेशनलाइज कर दी थी सारी प्रॉपर्टी। बैंक उस टाइम पे प्योर प्राइवेट हुआ करते थे, तो उसमें सरकारी मालिकाना हक डाल दिया उसके अंदर। आप बोलने लग रहे हो ईब, हाँ, या कई दिनों से इसी विषय पे, तो आपके ऊपर किसका प्रेशर और किसका प्रेशर आया? मेरे ऊपर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसका प्रेशर नहीं आया। मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं, सीबीआई वहाँ जाली, सीआईडी वहाँ जाली। मेरे लोकल थाना असंध में ही हम लोग बैठे हैं। असंध में थाने में होम मिनिस्ट्री से जांच मेरे खिलाफ आली, एनएसए से जांच मेरे खिलाफ आली। मैं तो इसलिए नहीं फंस रहा क्योंकि मेरा कोई कागज ही नहीं है। आपके पास आधार कार्ड नहीं है? ना। पासपोर्ट नहीं है? ना। अब विदेश कैसे जाते हो? गया ही नहीं मैं। पासपोर्ट था, एक्सपायर हो गया, मतलब बनवाया, रिन्यू नहीं कराया। ओके। कई जगह पे आपने किसी जगह पे रूम लेना है, हाँ, होटल में आपने स्टे करना है किसी भी सिटी में, मैंने आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। क्यों रुकते हो? मैं ऐसी जगह रुकता ही नहीं जहां मुझे डॉक्यूमेंट देना पड़े। पहचान पत्र, वोटर कार्ड है मेरे पास, पुराना बना हुआ है कभी का, उसको भी फेंकने वाला हूँ। क्यों? आप वोट कैसे करोगे? मुझे करना ही नहीं वोट। ओके। अब ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसके लिए सिस्टम को समझना पड़ेगा, बिल्कुल, तय तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल, और लोगों से या बैंक से या हमारे देश के लीडर से सवाल पूछने पड़ेंगे, सवाल पूछने पड़ेंगे। सोल्यूशन देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ दोस्तों, मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ। मेरा एक चैनल है, निडर इंडिया चैनल, यूट्यूब वाला, ठीक है। उसके ऊपर मैंने रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन नाम की इसी किताब की प्लेलिस्ट है। अभी इस नाम से कोई और बुक भी आने वाली है जो इस किताब की क्रेडिबिलिटी को खाने वाली है, लेकिन उसमें, उस प्लेलिस्ट में मैंने उस किताब को एक्सप्लेन किया हुआ है, इस किताब को पूरी चीज़ें डिटेल में A to Z। यानी कि जैसे ये इतना आसान नहीं है भाई, मुझे भी 6 महीने में जाके समझ आया था। मतलब एक दिन जिस आदमी ने पहली बार सुना था ना, मतलब जब मैंने सुना था पहली बार, तो मैं ऐसा संभव है क्या यार, ऐसा पॉसिबल है क्या यार। फिर मैंने खुद दस्तावेज लगाए बैंक में, तो बैंक वालों का जब जवाब आया ना,
तो मैं बैंक मैनेजर से जाके मिला, मेरे 2-4 क्लासमेट बैंक के मैनेजर्स हैं, मैंने उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पहले तो ये बताओ, वो स्टेट बैंक में मैनेजर है मेरा एक दोस्त, मैंने कहा तुम सरकारी कर्मचारी हो गया? बोला नहीं तो। मैंने कहा तुमको ये कब पता चला? बोला जिस दिन ट्रेनिंग में पहले दिन बैठते हैं उसी दिन बता देते हैं। फिर मैंने कहा जो बैंक की जो तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है पूरे देश के अंदर, जैसे SBI है फॉर एग्जांपल, या पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, कुछ भी है, क्या किसी भी बैंक के पास अपनी कोई लैंड या अपना कोई प्रॉपर्टी है? वो बोला है हम लोग कोई प्रॉपर्टी ओन ही नहीं करते, हर चीज किराए पे चलती है, सब किराए पे है। तो मैंने कहा किराए पे क्यों चलती है यार? बोला उन्हें तो डिजिट ट्रांसफर करने हैं अगले के खाते में, लोग उसने असली रुपया ईमानदार है, वहां पर क्या दिक्कत है? फ्री में इस चीजों में रह रहे हैं वो लोग। अब मैंने बोला फिर इसका मतलब क्या हुआ? बोला इसका मतलब ये है, वो खुद बता रहा है कि जिस दिन भी देश की जनता को पता चला कि बैंक फ्रॉड है और लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया, खाली सिर्फ पैसा निकालना है और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो देश की जनता यदि बैंकों से अपना कैश निकाल ले और जिसने लोन देना है वो सिर्फ इतना पूछ ले कि जो तुमने हमको लोन में दिया था वो तुम्हारे पास था कि नहीं था, क्योंकि देश में करेंसी कितनी है? 34 लाख करोड़। लोन कितना बांटा हुआ है? 250 लाख करोड़। कैसे ये मतलब ये कैसे हो पाया? है ही नहीं। उधर उन्होंने नियम बनाया हुआ है कि बैंक के पास आजकल 25% का बना दिया, 125% का। अभी उन्होंने क्या कहा कि 25 गुना का। पहले क्या था? पहले था कि बैंक के पास यदि 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, प्रॉपर्टी है बैंक की, तो बैंक 1000 करोड़ का लोन दे सकता है। आज उन्होंने नियम बना दिया कि यदि बैंक के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक 100 करोड़ का 250 गुना 2500, कितना बन गया? अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए 25,000, 25,000 करोड़ का लोन दे सकता है। तो एक बात है, आपने कभी लोन लिया? नहीं, मेरे पास अभी लोन नहीं है कोई। Family मतलब लिया मैंने गाड़ी का लोन लिया था 2014 में लास्ट। तो उसका क्या किया? चुकता किया पूरा, मुझे पता नहीं था तब तक। ओके, उसके बाद आप अभी मेरे पास गाड़ी है, वो किसी दोस्त ने टेस्टिंग के लिए ली थी, लगभग 50 लाख रुपए की गाड़ी है। आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं गई है, 2 साल हो गए हैं। तो आपको किसी ने रोका नहीं? मुझे रिकवरी वालों ने रोका, तो आपने और मैंने केवल रिकवरी वालों को ये कहा कि बैंक को मैंने आवेदन दिया हुआ है, बैंक का जवाब आ जाए मैं किस्त दे दूंगा, सारी पेमेंट कर दूंगा। मतलब ये गाड़ी जो आपने डाउन पेमेंट दे के ली थी उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं गई। कितनी है? कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए और कोई रोकने वाला नहीं? आज तक तो रोका नहीं। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। देखो भाई, और ये सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं, हाँ, ऐसी 250-300 गाड़ियां हैं पूरे इंडिया में अपनी टीम के पास। जी। डॉक्टर देवेंद्र बलारा, एक भी रुपया किसी रिकवरी वाले ने। यह इस बुक के जो राइटर हैं, क्या नाम है? को राइटर, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। नहीं, घनश्याम वर्मा जी, आचार्य घनश्याम वर्मा जी और डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी आपको नू समझाना, आपको और मुझको या सबको ये समझाने की कोशिश करें कि भाई पहले इसके सिस्टम को समझो। जो आपका केसीसी में जितना भी लिमिट बनी हुई है, जो आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा मिलता है और जो आपको लोन के जरिए पैसा मिलता है, वो बैंकों के पास है ही नहीं। उन्होंने बिना कुछ हुए सिर्फ डिजिट ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पासवर्ड है और वो जितना मर्जी पैदा कर लेते हैं हवा में। वो हवा बेच रहे हैं आपको, डिजिट बेच रहे हैं आपकी असली मेहनत के बदले। नुकसान किसका है? हमारा, जनता का। सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार बिकी हुई है, सारे नेता बिके हुए हैं यार। आप एक बात बताओ, नोटबंदी किसने घोषणा की? प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति करे? नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, रिजर्व बैंक का निर्णय रिजर्व बैंक लेता है, और ये निर्णय रिजर्व बैंक का था, गवर्नर का निर्णय था, और प्रधानमंत्री ने बोला। क्यों? ताकि लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं, क्योंकि लोग उसकी मानेंगे। हाँ, ओके, अब मैं इस विषय को थोड़ा आगे ले जाऊंगा। इस विषय के साथ ही एक विषय है किसान, फार्मर। आप और हम किसान पुत्र हैं, हमारे बाप दादा और हम भी। हाँ, नो फार्मर नो फूड। नो फार्मर नो फूड। हम भी किसान हैं, चाहे छोटे हैं, हमारी खेती है। आज भी हम गेहूं, चना, दाल, चीनी, जैसे गन्ना जिससे चीनी बनती है, मतलब सब चीजें उत्पाद करने लग रहे हैं। कोई छोटे लेवल पर कर रहा है, तो कोई बड़ा किसान है, कोई मिडिल किसान है, सिस्टम चल रहा है जी। आपकी मैंने एक वीडियो देखी,
जिसमें आपने किसान को खत्म करना, किसान को डेड कैसे किया जा, मतलब मैंने मारण की नहीं कह रहा, हाँ, किसान को किसान ना रहने देना, मिटाना, किसान को मिटाना। भी क्या था वो, आप मतलब बहुत दूर की बातें आप बोल रहे थे उसमें कि भाई जैसे आज मैं हूं, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है और मुझे उस 1 एकड़ को किसी कारणवश बेचना पड़ गया, तो मैंने अपनी 1 एकड़ जमीन को अपने किसी भाई को जो थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला है, जिसके पास 4-5 एकड़ जमीन है, 6-7 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, उसको बेच दिया। समझ गया। अब तक तो ऐसा चल रहा है, या किसी अपने और साथी को बेच दिया जिसके पास सिस्टम है। ऐसे ऐसे मतलब फिर मैं 1 एकड़ वाला खत्म हो गया, मैं किसान रहा ही नहीं क्योंकि मेरे पास तो जमीन ही नहीं है। फिर 5 एकड़ वाला जमींदार है जिसने मेरी 1 एकड़ खरीद कर अपनी 6 एकड़ बना ली। आपने बताया कि अब जो मोटा टारगेट चल रहा है वो उस 6 एकड़ वाले का चल रहा है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये जो एशिया के दक्षिण हिस्से की बात हो रही है, इंडिया और चाइना की, ये सबसे उपजाऊ जगह है जी। और इस जगह के लोगों को लूट करके यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करना इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुंडों का पहला काम है, जो टारगेट है बेसिकली। तो उसमें भारत का किसान पहले नंबर पर आता है और ख़ास तौर पे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, मतलब उपजाऊ जमीनों को टारगेट किया जाता है। और ये पहले दिन से कर रहा है, ये कोई आज का नहीं है। पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो लठों की होती थी, अब जो लड़ाई है वो दिमाग की हो रही है। इसीलिए मैं दिमाग की बातें कर रहा हूँ और हमारी पूरी की पूरी जनरेशन को दिमाग से फ्री कर दिया गया है। आप देखोगे, आप पिछले 25 सालों से, तो मैं देख रहा हूँ 30-35 सालों से, बल्कि मैं 30-35 से क्या, मतलब 40 साल ही हो गए मुझे देखते हुए पढ़ाई को। पिछले 40 साल में मैंने जो देखा, क्योंकि मेरी उम्र 46-47 साल के आसपास जाने वाली, तो मैंने देखा कि सिर्फ याद करना है जो मैडम ने लिखवा दिया और पेपर में लिख देना है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी पढ़ाई वो हमको दे रहे हैं हमारे देश में। इस तरह की पढ़ाई ये पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, क्योंकि पढ़ाई को रिकमेंड करने वाला रॉकफेलर मतलब फैमिली है, जो मैंने आपको बताया पूरी दुनिया की सारे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं 13 फैमिलियां। उन 13 फैमिलीज में से 2 फैमिली टॉप पर हैं, बाकी की असिस्टेंट के तौर पे काम करती हैं। जैसे JP मॉर्गन असिस्टेंट है, रेनॉल्ड्स असिस्टेंट है, उसमें उनका मतलब कोई रोल नहीं है। 13 फैमिलीज में से 2 फैमिली, एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो रुपए पे कंट्रोल करती है, और एक रॉकफेलर फैमिली जो बाकी चीज़ों पे कंट्रोल करती है। वो मैं भी बताऊंगा किन किन चीज़ों पे कंट्रोल करती है। आप हरित क्रांति की रिकमेंडेशन पूछोगे, आपको मिलेगा रॉकफेलर फाउंडेशन ने दिया। आप इसको सर्च करके लगाना अगर एडिट कर पाओ तो, कि हरित क्रांति की रिकमेंडेशन किसने दी, आपको पता लगेगा रॉकफेलर फाउंडेशन। अच्छा, रॉकफेलर का दोस्त था कार्नेगी। कार्नेगी ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई थी CMU, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। कार्नेगी और मेलन 2 लोग थे जिन्होंने मिलकर वो बनाई थी। आज दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बोली जाती है पूरी दुनिया में। फिर जो ये ऑक्सफोर्ड टाइप की यूनिवर्सिटीज आती हैं, इन यूनिवर्सिटीज को फंडिंग किसने दिया? कार्नेगी और रॉकफेलर दोनों ने। ठीक है, कार्नेगी फैमिली भी इसी में आती है 13 फैमिलीज में से। तो रॉकफेलर फैमिली ने सारी यूनिवर्सिटीज को फंड किया, यूनाइटेड नेशंस को फंड किया, वर्ल्ड बैंक को फंड किया। यूनाइटेड नेशंस में के अंडर में आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, WHO। उसको फंडिंग भी रॉकफेलर ने किया। पूरी दुनिया के तेल के कुओं पे कब्जा रॉकफेलर फाउंडेशन का है। पूरी दुनिया के तेल पे कब्जा। पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, चाहे कार जर्मनी की हो, चाहे जापान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे बाइक है, होंडा है या जो भी है, उन सब का मालिकाना हक ब्लैक रॉक, एक कंपनी है पूरी दुनिया में, ब्लैक रॉक। इतनी बड़ी कंपनी है, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। भारत का साल का बजट है 50 लाख करोड़ रुपए का, और उसका साल का मैनेजमेंट है 1270 लाख करोड़ का। यानी वो भारत की अगर बजट, सालाना बजट अगर वो देने लगे तो 25 साल तक भारत की इकोनॉमी को चला सकती है एक कंपनी। और उसके मालिक कौन है? रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर। अब इसके विशालता का अंदाजा लगा लिया आपने।
यानी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का इतना बड़ा, और वो एक कंपनी का नाम बोला है मैंने अभी, 13-14 कंपनियों के नाम तो मैंने अपनी एक वीडियो में अभी बताया था कि गांव को खाली कौन करवाने जा रहा है। तो आपके खेत में जितनी मशीन लगनी है, ट्रैक्टर है, लाइट है, उसमें लगने वाला लोहा है, उसमें लगने वाले टायर हैं, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट हैं, आपका मोबाइल है, आपका वॉशिंग मशीन है, आपकी लाइटें हैं, आपका पंखा है, आपका एसी है, आपके घर में जितनी टेक्नोलॉजी लगती है उसमें से एक भी इंडिया के किसी आदमी के नाम पे पेटेंट नहीं है। वो सारी की सारी जिन कंपनियों का नाम पेटेंट है उनका मालिक रॉकफेलर फाउंडेशन है। मतलब स्वदेशी कुछ नहीं? ना जी ना, भूल जाओ, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। जब तक आपके हाथ से काम नहीं होता, जब तक आपके गांव में प्रत्येक व्यक्ति नहीं बनाता, तब तक आपकी किसी भी शुगर मिल की कोई टेक्नोलॉजी ले लो, कपड़ा बनाने की कोई टेक्नोलॉजी ले लो, यहां तक कि हल्दी को भी उन्होंने पेटेंट किया हुआ है। हल्दी तो हमारी है ना, हल्दी तो कहीं होती नहीं पूरे देश में, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में, और फिर भी रिकमेंड, और वो उसको पेटेंट किसने करवाया है? रॉकफेलर फाउंडेशन ने। इसको कैसे टेक ओवर किया उन्होंने? अज्ञानता, हम लोगों को अज्ञान में रख के, और वो पूरा गेम खेलते रहे और हमें पता ही नहीं चला। तो पूरा हॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड ब्रेन वॉशिंग एजेंसी बना दिया, टेलीविजन रेडियो वेव्स के जरिए सारा गेम प्लान कर दिया, और लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट रखा। लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट रखने के लिए, लोगों की बुद्धि को डाउन रखने के लिए, ताकि वो सोच ना पाए, उनके सोचने का या पूरी कुदरत से, परमात्मा से मिलने का एक एंटीना है हमारे शरीर में जो यहां पर होता है, जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, तीसरी आंख। वो पाइनियल ग्लैंड जिसकी एक्टिवेट होगी उसे ये चीजें दिखाई देती है। उसकी किसकी एक्टिवेट होती है? जो व्यक्ति नेचर के, कुदरत के नजदीक रहता है, कुदरती चीजों पे डिपेंडेंट रहता है, उसकी नजदीक रहती है। अब उसको खत्म करने के, उसको रोकने के तरीके क्या क्या हैं? आपके यहां ग्लाइफोसेट उसको रोकता है। ग्लाइफोसेट कहां पड़ता है? जितनी पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, खेत में पड़ने वाला जितना केमिकल है, सब में ग्लाइफोसेट होता है। ग्लाइफोसेट कहां कहां होता है? आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को पैदा होती जो लगने वाली वैक्सीन है, उसमें ग्लाइफोसेट होता है। ठीक है, यानी कि बुद्धि को भ्रष्ट रखने के लिए ग्लाइफोसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लोराइड, आपको जो टूटी का पानी मिलता है, आपके घर, आपके रोहतक में कितने बजे आता है पानी? सुबह 7 बजे आता है, शाम को 5 बजे आता है। जो सुबह 7 बजे आता है ना, सबसे पहली बाल्टी भरना आप, सबसे पहली बाल्टी, यानी खोल के रखो और जागे रहो, जब पानी आ जाए पहली बाल्टी उठा के साइड में रख दो। उस बाल्टी को जब आप साइड में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बाल्टी है वो सफेद सा पानी है, उसके अंदर होता है। कई बार होता है ना, कईयों बार ऐसा होता है। वो हफ्ते में 3 बार पक्का मिलेगा। वो उसमें फ्लोराइड डाला जाता है, क्योंकि वो फ्लोराइड इस बुद्धि को डाउन रखता है। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज जो इस बुद्धि को डाउन रखती है वो है वाइट लाइट। आप देखो, कब 1938 में पूरी दुनिया में ये रिसर्च पब्लिश हुई कि वाइट लाइट आदमी की बुद्धि को खराब करती है, आंखों को खराब करती है, बीमार करती है, मेलाटोनिन रिलीज को रोकती है, हार्मोन को बैलेंस खराब करती है। तो उन्होंने तो एलईडी आपको बकायदा सस्ती दी, फ्री भी बांटी है, बांटी कि नहीं बांटी, और कहा कि इससे बिल कम आएगा। मैंने व्हाइट लाइट, सबको व्हाइट लाइट कर दी, यहां तक कि आपके दिन में भी गाड़ियों में व्हाइट लाइट जला दी। मेलाटोनिन को सर्च करिएगा, क्या काम पाइनियल ग्लैंड का, वो क्या बनाती है, दिन में बनाती है कि रात में बनाती है, उसको समझिएगा। अच्छा, एक व्हाइट लाइट हो गई, एक ग्लाइफोसेट हो गया, एक फ्लोराइड हो गया। चौथी चीज जो इस बुद्धि को डाउन करती है वो है 5G के और वाईफाई के रेडिएशंस। तो आपके एरिया में कहीं भी ऐसी चीज, ऐसी जगह नहीं छोड़ी उन्होंने जहां या तो 5G का रेडिएशन ना हो या फिर वाईफाई का रेडिएशन ना हो। वाईफाई के रेडिएशन की वजह से और 5G के रेडिएशन की वजह से कैंसर भी हो रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। पांचवी चीज जो इसको कंट्रोल करती है वो है आर्टिफिशियल ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल, ODOUR। वो कहाँ कहाँ होती है? साबुन में, सरफ में, फेस वॉश में, आपके शैम्पू में, आपके क्रीम मुंह पे लगाने वाली में, आपके टूथब्रश में, अब जिस भी चीज़ में आर्टिफिशियल स्मेल डाली जाती है उस सब में वही चीज़ डालती है। तो अब आप सोच कर देखो कौन सा घर और कौन सा व्यक्ति इन चीज़ों से बचा हुआ है। किसानों का इससे क्या लेना? अब बात है किसान की आती है। किसान को भी अपनी जमीन बचा करके अगर लड़ने की अकल देगी तो वो यही पाइनियल ग्लैंड देगी।
अब उन्होंने क्या गेम खेला कि ज़मीनें चाहिए, किसान अपनी ज़मीन को तो माँ बोलता है, तो पहले तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाए, फिर उसको कर्जे में डाला, फिर उसको ये बताया कि परिवार टूटना चाहिए, एक परिवार के 10 हिस्से किए, फिर खर्चा बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते उसको फिर किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया, फिर उसकी खर्चे उसको टीवी के माध्यम से ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया, खरीदारी जो उसको नहीं ज़रूरत था उसको भी वो भी खरीदना चालू कर दिया, और इस तरह से करते करते वो कर्जे के नीचे दब गया। आज पूरे भारत में एक भी घर ऐसा नहीं है जो कर्जे में नहीं है, जिसने कहीं ना कहीं से लोन नहीं लिया हुआ। कोई होगा 0.01% बचा होगा, तो वरना 99.9% लोगों ने तो किसी ने कर्जा लिया गाड़ी हुआ। ले ली, किसी ने कुछ भी मोबाइल लिया ले हुआ है, लिया, किसी कर्जे ने में लिया क्रेडिट हुआ है। कार्ड बनवा लिया, किसी ने किसान हाँ, कुछ क्रेडिट भी कार्ड ले लिया बनवा लिया। है ना। अब वो दूसरी बात, उसके पास चुकता करने के लिए पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। तो धीरे धीरे किसान क्या करेगा, या तो अपने बच्चे को विदेश भेजने के नाम पर जमीन बेच देगा, या उसकी जमीन एक्वायर कर लेंगे, या वो लोन चुकता करने के लिए बेच देगा। कुछ भी करके वो छोटा जमींदार बड़े जमींदार को दे देगा, बड़ा जमींदार उससे बड़े जमींदार को दे देगा, और फिर पूरे भारत को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है भारतमाला के इस प्रोजेक्ट पे, जिसको एलिवेटेड हाईवेज बनाए हुए हैं, जैसे 152D अपने नजदीक से जाता है। ये सारे हाईवेज बेसिकली पूरी लैंड को ऐसे बांटते हैं, यानी कि वो एक तरह से दीवार है, वो खड़ी हुई इधर को, यानी इस चंक, ये चंक कितने आप कैलकुलेट करोगे तो 10,000 एकड़ से लेकर 20,000 एकड़ तक के चंक हैं वो पूरी जमीन के। और इनके एलिवेटेड हाईवेज के बराबर में ही कोई ना कहीं साइलो बना हुआ है, कोई ना कोई साइलो अनाज का, खाद्यान्न का बना हुआ है। अगर वो हाईवेज के नजदीक से नहीं है, तो जो नया ट्रैक बनाया है एलिवेटेड, बट एक अकेला ट्रैक जो वंदे भारत का ट्रैक बोलते हैं, वंदे भारत बेच दी हमको, असलियत में वहां से सारा दिन मालगाड़ियां ही गुजरती हैं देश को खाली करने वाली। तो वो जो ट्रैक है और ये जो एलिवेटेड हाईवे है, ये बेसिकली ब्लॉक्स हैं उस हिस्से के, जो कभी आने वाले टाइम में अंबानी, अडानी, महिंद्रा, प्रेम जी, ये सब खरीदने वाले हैं इनको, क्योंकि आपको तो चुकता कर नहीं पाओगे। मान लीजिए रोहतक की इस बेल्ट का आदमी अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता है, या तो वो शहर में एक्वायर करके रेट बढ़ा देंगे, खुद ही बेच देंगे आदमी, बेच करके कहीं मध्य प्रदेश में ले लेंगे, कहीं और ले लेंगे, विस्थापित हो जाएंगे। नहीं तो उनको केमिकल वाली बारिश करनी आती है। अभी दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल बारिश आई थी, मैं तो जब 5 साल पहले बोलता था तो लोग बोलते थे पागल है। मैंने कहता था इनके पास बारिश, भूकंप, बाढ़ सब कुछ लाने का इंतजाम इन्होंने करके रखा हुआ है। और इधर से डैम है हमारे पास, टिहरी डैम, और इधर से भाखड़ा वाला ये नंगल डैम टूट जाए और टिहरी डैम टूट जाए, पूरा दिल्ली तक से आगे तक का एरिया, पूरा वेस्टर्न यूपी, पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा एक झटके में डूब सकता है। और कितना डूब सका है? टोटल 20-20, 30-30 फुट, इतना सारा एरिया टोटली खत्म, मतलब एक भी चीज कोई नहीं बचेगा। और ये काम वो पहले टार्टेरिया सिविलाइजेशन के साथ कर चुके हैं। सर्च करना आप टार्टेरिया सिविलाइजेशन, आज तो हमारी बिल्डिंग कुछ भी नहीं है उनके आगे। पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने का काम प्लान करके ये जल प्रलय लाई जाती है योजनाबद्ध तरीके से। पंजाब में है, अभी पंजाब में टेस्टिंग थी वो, कि कितने पानी से कितने एरिया में कितना विनाश होता है, वो टेस्टिंग थी भैया। आने वाले 4 सालों में 2029 तक का ये दौर मैं आपको बता रहा हूं, जिसको एजेंडा 2030 बोलते हैं। हर साल आएगी ना, कभी भी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर साल आएगी, मैं कह रहा हूं उनको जब हिमाचल में बर्फ नहीं पड़ने देनी है, अगर किसान, अगर मान लो अभी जैसे अब की बार उन्होंने सेब के किसान को बर्बाद करना था, तो सेब को जब बर्फ चाहिए थी फूल फ्लावरिंग के लिए, उस टाइम पे बर्फ ही नहीं पड़ी हिमाचल में, गर्मी रही। आज के टाइम पर हमारे यहाँ सर्दी है, वहां पर गर्मी चल रही है। तो आप प्राकृतिक चीजें भी रोक सको हो, इतनी पावर वो लोग ये इतना काम कर रहे हैं। ये जितनी जियो इंजीनियरिंग है, ये जहाज उड़ाने की टेक्नोलॉजी है, ये कोई आम पब्लिक के लिए थोड़ी ना है, ये इन्होंने अपने लिए बना रखी है। आसमान से ये केमिकल छिड़कते हैं, उस केमिकल का क्या नुकसान होता है, जैसे हमारी जितने भी देसी पेड़ हैं, देसी बीज वाले, उन पे फूल कोई फल ही नहीं आएगा। आपने देखा होगा, केवल हाइब्रिड पौधे ही बच पा रहे हैं, देसी प्लांट पर फल नहीं आ रहा। अगर आपके गांव में देसी अमरूद होगा ना, कीड़ा लग जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, यानी वो केमिकल ही इस टाइप का स्प्रे कर रहे हैं। आपको स्किन की बीमारियां नई नई हो जाएंगी, आपको और बीमारियां हो जाएंगी, आपकी फसल खराब हो जाएगी जो भी आपने देसी बो रखी है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इस पूरी लैंड के ऊपर उनको कब्जा करने का उनका प्लान है। रोकथाम क्या है? केवल आपको जागरूक होना है और
जैसे मान लीजिए देश की जनता जागरूक हो गई, तो केवल आपको 3-4 चीजें पता करनी है उनसे। मुझे ये बताइए आप ये नोट छापते कैसे हो, हमें ये बताइए जहाज से तुम छिड़कते क्या हो, हमसे पूछे बिना हमारे एरिया में कुछ ना छिड़का जाए, और पावर को अपने पास रखा जाए। गांव पावर को अपने पास रखे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जमीन, पानी, बीज अपना हो। जैसे अगर मेरी कोई बात माने, मैं अगर कोई मुझे कहे कि आप बताइए क्या करोगे, तो हम एक दिन रखें, एक दिन में हम सरकार को लिखित में कुछ पाठ दें। जैसे हम ये किताब है, सबूत है हमारे पास, हम प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, भाई हमारी तरफ से कोई भी दे दो, व्हाइट पेपर हमको दे दो, इस पे ऊपर लिखे श्वेत पत्र जारी कर दो। श्वेत पत्र में तुमको ये बताना है ऑफिशियल रिकॉर्ड से कि तुम रुपए छापते कैसे हो, उसका लीगल क्या आधार है, जो कर्जे में है वो क्या है, जो तुमने किसान क्रेडिट कार्ड पे नाम पे दिया है वो क्या है, बैंक नोट की वैल्यू क्या है, ये असली है कि नकली है, इनके बैकिंग में क्या है, और जो है तो वो किसको मिल सकता है। तो पूछ ही सकते हैं, क्योंकि पावर हमारी है, वोट हमारी, टैक्स हमारा, कमाई हमारी, अनाज हमारी, जमीन हमारी, और वो मालिक बने बैठे हैं। बिल्कुल। मूर्खों को हमने गद्दी पर बिठा रखा है और वो हमको मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है। सोच के देखना आप लोग, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ फॉर एग्जाम्पल, वो आपके घर आएंगे, पूछेंगे हाँ जी पिता का नाम पवन मलिक, माँ का नाम ये, बच्चे का नाम क्या रखना है, रखोगे तो रख दिया है तो बताओगे। आपने बताया पिता का नाम, आपने बताया माँ का नाम, आपने बताया बच्चे का नाम, और सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो नहीं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो कैसे दे सकते हैं भाई? पूरे देश को सिस्टम मतलब बनाए रखने के लिए पता होना चाहिए उन्हें, भाई इस देश में उनको क्यों पता होना चाहिए? मेरे गांव में मेरे गांव की जरूरत का सामान मेरा गांव तय करेगा या अमेरिका में बैठा आदमी तय करेगा? नहीं, अमेरिका में बैठा तो आदमी तय नहीं करेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका में बैठा आदमी तय कर रहा है। सिस्टम खराब नहीं हो जाएगा डॉक्टर साहब? सिस्टम बनेगा, सिस्टम खराब नहीं होगा मेरे ऐसे दोस्त। तो कोई बाहर का आतंकवादी आकर घुस जाओगा, लीगल पहचान, लीगल जान पहचान अभी नहीं है, अब भी घुस रहे हैं, लेकिन आपके फिर गांव में बाहर का आदमी तब तक नहीं आ सकता जब तक पूरे गांव संगठित रहेगा। आपके गांव में अब आतंकवादी आ सकता है क्योंकि अब आपके आसपास जो भारतमाला में प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो आपके एरिया में यदि आप ही के एरिया के व्यक्ति को नौकरी मिलेगी तो कोई आतंकवादी नहीं आ सकता, वरना आपके शुगर मिल में ये कहीं से किसी भी व्यक्ति को लाके आधार कार्ड बना के बिठा सकते हैं। यही बिठाते हैं। सरकार में बैठा आदमी ही चोरी करवाता है, सरकार में बैठा आदमी ही डकैती डलवाता है, सरकार में बैठा आदमी ही आतंकी हमले करवाता है। आम जनता कभी भी कोई गलत काम नहीं करती। आप जिस गांव से बिलोंग करते हो, आपके गांव में आपकी बहू बेटियों को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा आदमी। गांव का आदमी 100 बार सोचेगा गांव में चोरी करने से पहले। गांव का आदमी गांव में गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। केवल बाहर का आदमी करता है। डॉक्टर साहब, जैसे किसान हैं, अपनी जमीनों को ना बेचें, मजबूरी हो जाती है कई बार, क्या है तरीका कि वो जमीन बची रहे उसकी और वो उसका वो जरूरत भी पूरी हो जाए? देखो, हमने एक प्लान किया था, हम हर गांव में जाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे। अभी इन्होंने क्या किया है, एक घर को 10 घरों में बांट दिया, एक घर को तोड़ के इसने घर बना दिए। परिवार तोड़ने का काम, परिवार तोड़ने का काम इन्होंने चालू कर दिया। और परिवार तोड़ने से क्या हुआ कि जो खर्चा था वो जितने हिस्सों में आपका परिवार टूटा उतने ही हिस्सों में वो खर्चा बढ़ गया, मतलब उतने गुना हो गया। आपके बच्चे को शिक्षा आपके गांव में मिले, आपके बच्चे को रोजगार आपके गांव में मिले, आपके बच्चे को टेक्नोलॉजी आपके गांव में मिले, आपके बच्चे, हर बच्चे के लिए सोचे गांव, और गांव के साथ कनेक्टेड रहे और गांव उसके ऊपर तय करे। जिस किसी को पूरी दुनिया में घूमना है, जैसे आप हैं, आप जुड़े रहो गांव से, घूमना चाहते हो घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस करके गांव को दो, बिजनेस करके फायदा गांव को दो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आदमी नौकरी लग जाता है, वापस गांव में मुड़ के नहीं आता। आदमी बिजनेस करने लग जाता है, वापस मुड़ के गांव में नहीं आता, केवल राजनीति करने के लिए आता है। विदेश चला जाए तो वापस देश में मुड़ के नहीं आता, क्योंकि गांव कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली भारत का जो स्ट्रक्चर है वो गांव का स्ट्रक्चर है। फैमिली टूटने से कैसे बचेगी? फैमिली जैसे मान ले आप हो, अब आपके 2 बेटे हैं, हाँ, अब
दोनों बेटों की शादी हो जाएगी। या आपके मम्मी पापा भी हैं? जो आपके मम्मी पापा कहाँ रह रहे हैं? गाँव में। आप कहाँ रह रहे हो? चंडीगढ़ में। बच्चे कहाँ रह रहे हैं? चंडीगढ़ में। मैं सड़कों पे। आप सड़कों पे। आपकी परिवार की स्थिति देखो आप। माँ बाप गाँव में, एक घर हो गया, वो जरूरतें सारी सेम, वहाँ भी जरूरत पड़ेगी, वही नीड है ना। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ। आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, बिल्कुल नीड वहाँ भी है। अब आप बाहर रह रहे हो, आप घर में नहीं हो, यही तो सेम चीजें तो आपको भी चाहती होंगी। मैं यही कह रहा हूँ आपको। देखो, यदि मैंने ये दंश ना झेला होता, यदि मैंने ये दुख नहीं देखा होता, तो मैं इस बारे में कभी सोच नहीं पाता। तोड़ तो नहीं, रोक तो नहीं सकते। नहीं, मैं रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं समझ के साथ। मेरे को जब ये बात समझ में आई 2016 में, 2016 में, तो मैं अपना इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में जो चलाता था, मैंने वो बंद किया। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी को बोला कि हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां हम अपने बच्चे को अपनी जड़ों से जोड़ के रख सके, अपने गांव से जोड़ के रख सके। मैं गांव में आया, अपने गांव के लोगों से बात की, तो गांव तैयार नहीं हुआ मेरी बात को सुनने के लिए। मतलब मुझे लगा कि अभी ये रेडी नहीं है। फिर मैं पड़ोस के गांव में चला गया, उन्होंने मेरी बात को थोड़ा सुना। फिर मैं थोड़ा और दूर गया, उन्होंने थोड़ा और सुना, लेकिन तैयार वो भी नहीं थे। मैंने देखा मैं अपने बच्चे को गांव में इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे गांव में मेरे बच्चे के लिए कोई सुविधा या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उसको इस्टेब्लिश कर सके। तो मैंने पूनम को बोला, अपनी पत्नी को, कि एक काम करते हैं, अभी इसको, क्योंकि वो खेलता है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है लॉन टेनिस का। मैं बोल रहा हूँ कि वो उसको खेलने देते हैं अभी फिलहाल, लेकिन उसको जो जिंदगी में काम करना जब जिस दिन शुरू करेगा, तो उसे हम मेंटली तैयार कर रहे हैं कि तुमको अपने गांव के लिए काम करना है। उसके लिए सैलरी तुम जितने चाहोगे मैं दूंगा, जो जो भी होगा वो हम स्पॉन्सर करेंगे, तुम अपना गांव के लिए काम करोगे। मैं भी गांव के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने आप को सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रखा, और मैंने उसको मतलब रखा कि हम पूरे देश को समझाने के लिए मैं निकल गया। तो मैं जब तक बीज बो रहा हूं बात के, तब तक मैं अपने बच्चे को तैयार कर रहा हूं गांव को तैयार करने के आपके लिए। बाद मेरे बाद उसी को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मैंने उसको बोला कि देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। तुम पैसे के लिए काम करो तो समाज से टूट जाओगे, तुम समाज के लिए काम करो, समाज तुमको भूखा मरने नहीं देगा, इसकी गारंटी है। उसको समझ में आ गया। आम पब्लिक फैमिली कैसे बचाए? आम पब्लिक भी ऐसे ही। आप देखो, यदि केवल आप सोसाइटी के लिए काम करने लग जाओ तो समाज आपको भूखा नहीं मरने देगा। आप कहना चाहो हो कि आप अपने बच्चों को तैयार करो सोसाइटी के लिए, उसको सामाजिक चीजें सिखाओ। केवल समाज के लिए तैयार करना है, क्योंकि असल में एक लॉजिक है जो हमारे बड़े बुजुर्ग दिया करते थे, सबसे कमाल का, वो ये था कि ये बच्चा मेरे घर पैदा जरूर हुआ है, मेरा नहीं है। एक वर्ड मेरे मेरे नाम का कानों में गूंज रहा है कई दिनों से, हाँ वो मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ। और वो मतलब उस पर विचार करने लग रहा हूँ। मैं आपके सामने रखूँ हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर, इन्होंने कार्ल श्वाब को चेयरमैन बना के एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सन 2017 में 2017 में अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब तुम्हारा किसी भी चीज पर मालिकाना हक नहीं रहेगा, लेकिन तुम खुश रहोगे। तुम्हारी जमीन हम छीन लेंगे, तुम्हारे मकान हमारे नाम हो जाएंगे, तुम अपनी औलाद पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ना तुम उसके सेक्स पर कंट्रोल कर पाओगे, वो जब चाहेगा लड़की जब चाहेगा लड़का, ना ही तुम अनाज पर कंट्रोल रख पाओगे, ना बीजों पर कंट्रोल रख पाओगे, ना जमीनों पर रख पाओगे, ना पानी पर रख पाओगे, ना हवा पर। वो हम तय करेंगे तुमको कैसा देना है। वो लोग इस तरीके की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, एक डिस्टोपियन सोसाइटी, जो कि टोटलिटेरियन सोसाइटी है, जो उनके हिसाब से चलेगी। क्या अनाज वो लोग, डिस्टोपियन सोसाइटी, टोटलिटेरियन यानी कि कंट्रोल्ड सोसाइटी, आपका आना जाना उनके हाथ में। जैसे आपकी गाड़ी पर जीपीएस लगा है और गाड़ी में ऑटो किल स्विच लगा हुआ है, यानी आप उनकी मर्जी के बिना गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर सकते। आपने अगर टैक्स नहीं पे किया है, आपने टोल तोड़ दिया है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी अगले दिन। आपने सरकार के खिलाफ फेसबुक पर कुछ लिख दिया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी अगले दिन। अनाज डिलीवर नहीं होगा घर पे,
खेत में आपके अनाज होएगा ही नहीं, आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी का कनेक्शन आधार के साथ, बैंक का कनेक्शन, आपका पैन नंबर का कनेक्शन, आपका वोटर कार्ड, आपका गैस का तो हो गया, आपका गैस का कनेक्शन भी हो गया, ट्रैक्टर की आईडी, जमीन की आईडी, परिवार की फैमिली आईडी, आपके जितनी ज़रूरतमंद जितनी चीज़ें हैं सबको एक आधार के साथ कनेक्ट कर दिया, और आधार का कंट्रोल उनके पास, यानी आपका बिजली का मीटर भी उनके साथ आधार के साथ कनेक्टेड है, तो आपका सब कुछ कनेक्टेड है। जैसे इन्होंने 2 साल पहले ट्राई किया था कि आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, नौकरी नहीं जा सकते, हाजिरी नहीं लगा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, इस तरह की चीज़ें की थी। तो अगली बारी इनको केवल इतना करना है कि यदि आप अगला वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुम्हारा आधार कार्ड बैन कर देंगे। आधार बंद तो सब कुछ बंद, दुनिया बंद, सब कुछ बंद। उस आदमी की तो उस आदमी की दुनिया बंद। तो अब ये वो लोग बनाने जा रहे हैं, तो आपको गैस का कनेक्शन भी पाइप के जरिए देंगे और उसका आधार के साथ कनेक्ट करेंगे, पानी का कनेक्शन भी पाइप के जरिए देंगे, आधार के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको लाइट भी प्रीपेड मीटर देंगे, स्मार्ट मीटर, वो भी आधार के साथ कनेक्ट करेंगे। आपका मोबाइल कनेक्शन से लेकर के छोटी से लेकर बड़ी चीज़, हर चीज़ का कनेक्शन वो लोग आधार से जोड़ेंगे, और उसके बाद आप टोटल पूरी तरह से कंट्रोल रहोगे। गाड़ी पर बिना जीपीएस के नहीं रह सकते हो, टोल आपकी नंबर, गाड़ी के नंबर के साथ ही अटैच हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपके अकाउंट के साथ अटैच होंगी, और आपको पैसा नहीं मिलेगा, अब आपको डिजिट मिला करेंगे, जिसका नाम है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और जिसको क्रेडिट स्कोर के नाम से जाना जाएगा। आने वाले टाइम में उसका नाम होगा सोशल क्रेडिट स्कोर। ये शब्द आज आपने पहली बार सुना है, मैं आपको बता रहा हूं आने वाले टाइम में ये कॉमन हो जाएगा, सोशल क्रेडिट स्कोर। और अभी आपको वाईफाई से मिल रहा है इंटरनेट, तब आपको वो मिलेगा लाईफाई से। सुना तो नहीं होगा लाईफाई, मैं बता रहा हूं आपको, आने वाले टाइम में आपको इंटरनेट मिलेगा लाईफाई से। सर्च कर लेना लाईफाई क्या है। ये जो एलईडी के बल्ब हैं, ये जो सड़क पर चलती हुई जितनी भी एलईडी की लाइटें हैं, ये जो आपकी गाड़ियों की एलईडी है, ये सारी की सारी इंटरनेट के रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह काम करेगी, आपके मॉडेम की तरह काम करेंगी। और जो एलन मस्क ने जो एक बार लंबी सी वो एक सैटेलाइट छोड़ा था ना, वो सैटेलाइट बेसिकली उस लाईफाई का बेस था। तो आने वाले टाइम में आपकी हर चीज जिसमें भी एलईडी है वो वहां से कंट्रोल होगी और आपके आधार के साथ कनेक्टेड होगी। और आधार बंद, आपका वो सब कुछ बंद जहां भी एलईडी है। आपकी टीवी स्क्रीन एलईडी है, गाड़ी की लाइट एलईडी है, आपकी ये लाइट एलईडी है, ये लाइट एलईडी है, घड़ियां एलईडी की आ गई है, मोबाइल एलईडी लाइट से चलता है, एलईडी स्क्रीन जो है एलईडी एमोल्ड स्क्रीन, ठीक है। मोबाइल, आपका कैमरा, आपका डिजिटल जो भी चीज है वो सब एलईडी है, एंड दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय देम। कर लेना, क्या करोगे? किंग कौन है? रॉथस्चाइल्ड एंड रॉकफेलर। सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ उनके, मतलब हम जहां से शुरू करते हैं और जहां पे एंड करते हैं सब कुछ उनके सब कंट्रोल कुछ में उनके है। हाथ में है। सारी टेक्नोलॉजी उनकी है। एलन मस्क उनका प्यादा है, All world- बिल गेट्स उनका प्यादा है। ऑल वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाले कुछ एक लोग, यस। और पूरी दुनिया को ये चीजें समझ नहीं आ रही है। कैसे समझेंगे आप? पूरा दिन आपके पास समय नहीं है इन चीज़ों को समझने के लिए। कहाँ है आपके पास इतना समय कि आप बैठ करके, आप तो बैठे हो, चलो ये जो सोसाइटी के लिए सोचने वाले लोग हैं कि जिनकी रोजी रोटी जो है वो मान लो ऐसी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जिसमें सरकार का इंटरफेरेंस हो जाए, वो कहाँ बात कर पाएंगे? डीसी कहाँ बात कर पाएगा हमसे सच पूछने के बारे में? बैंक का मैनेजर कैसे बात कर पाएगा हमसे? जो पुलिस वाला है वो कैसे बात करेगा? मैं पुलिस वालों को ये बोलता हूँ, मैं ये आपको आईपीसी की धारा दे रहा हूँ, बैंक नोट नकली है इसको सबूत दे रहा हूँ, आरबीआई ने लिख के दिया हुआ ये दे रहा हूँ, एफआईआर करके दिखा दो। वो तो सिस्टम होगा ना भाई, वो चाहोगे तो होगा, वो चाहोगे तो नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है। और किसी जज को इस पे फैसला देने का भी अधिकार नहीं है, ये भी कमाल की बात है। तो ये कब तक चलेगा? जागरूक जब नहीं तक होंगे। देश की जनता एक एक चीज को सिलेबस में लेकर समझ में नहीं आएगा कि क्या है, पता तो कर लो यार, पता तो कर लो। बैंक नोट है यार, रुपया नहीं है, रुपये देने का वादा है, रुपया मांग के तो देख वो लो। तो हम कहते हैं भाई वो क्या है, हम लोग भाई नोट है। हाँ, नोट का मतलब नो सोचे, नोट मतलब पर्ची। नोट का मतलब लोग आम तरीके से अगर हिंदी उसकी ट्रांसलेट करी जाओ तो वह है पर्ची। प्रोमिसरी नोट, यस, हाँ। पर्ची।
एक अरे बड़े बुड्ढे तो कदे आज तक, बड़े बुड्ढे ने तो कदे आज तक इसको रुपया बोला ही नहीं। हाँ। बड़े बुड्ढे तो हमेशा दिए रहे 100 की पर्ची, दे रहे 10 की पर्ची, और ये- बोलते ही पर्ची थे। ये एक किस्म का एफिडेविट है, यस, जा दुकान पे, बस जा फलानी इससे जगह, ज्यादा कुछ भी नहीं। वो तो है, नोट है ये। भाई हम किसी तरह का कोई भी नोट बनवा के लेके आवा, ये एफिडेविट रुपया बनवा नहीं लिया। है, ये रुपया नहीं है, ठीक ये रुपया नहीं है, यही बता रहे हैं ये रुपया नहीं है। कैसे बताएं आपको कि रुपया नहीं है? जी बलारा साहब, हमने बहुत सारी बातें करी डॉक्टर साहब। अब मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, आप ये सब चीजों पे सवाल करते हो, सवाल उठाते हो, लोगों को जागरूक करने लाग रहे हो, कोशिश करने लाग रहे हो, कोशिशें चल रही हैं अभी तो। कोशिश ही है। कितने परसेंट लोग, कितने लोग इस मामले को अच्छे से समझ पाए हैं, कितने समझने की कोशिश करने लग रहे हैं, पहले तो ये बताओ। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक है, अपने से पहले अपने परिवार या किसी और के बारे में सोचता है और शुद्ध खाना खा रहा है, हर व्यक्ति को समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, अब अगली बात, जो चीज आप बोलने लग रहे हो ना, जैसे आप हमारे हैंडल पे आए और आपने यह बात बोली, अन्य किसी साथी के हैंडल पे गए, आपने वहां जाके यह बात बोली, फिर किसी तीसरे के हैंडल पे गए, फिर जाके बात आपने बोली। सेम बात बोली। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे तो ये चीज बोल सको हो, क्या आप किसी नेशनल टीवी के ऊपर, किसी अखबार में, या किसी भी दूसरी इस तरह की साइट पे जो बड़े लेवल पे काम करती हो, नेशनल लेवल पे काम करती हो, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो, आप बोलोगे? अरे या आप बुलाते हैं आपको? हाँ, अरे कि बिल्कुल बुलाते हैं, उनकी औकात ही नहीं है बुलाने की। बुला के देखो, मैं बोलूंगा? नहीं, बुलाते नहीं ना आपको, बुला ही नहीं सकते। तो हमारे हैंडल पे बोल रहे हो, यस, आपके खुद के हैंडल पे बोल रहे हाँ। हो, अनेकों आदमी जो मेरे जिसे हैं उनके हैंडल पे जाके आप बोल रहे हो। हाँ। आपको किस तरह से प्रेशराइज कराया जा रहा है? मैनुअली देखो क्या है, मेंटली आदमी को परेशान किया जाता है। उन्होंने कुछ लोग छोड़ रखे हैं जो हमको बदनाम करने पे लगे हुए हैं, किसी तरह इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाए, किसी तरह ये आदमी समाज में बस इतना साबित हो जाए कि ये झूठा है, ताकि हमारी बात पे लोग यकीन ना करें। या मेंटल है, हाँ, या मेंटल है, इस तरह की बातें प्रचारित की जाती है। दूसरा, मेरा असल काम ये रुपए पे बोलना थोड़ी ना है। मैं तो काउंसलर हूँ, मेरे पास तो, मेरी तो एक अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपया लगता है। किसी भी बच्चे का टैलेंट मैं मतलब ऐसे चुटकियों में बता सकता हूँ कि ये बच्चा किस काम के लिए परमात्मा ने पैदा किया, और उसके लिए अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से लोग आते हैं, बड़े बड़े शहरों से मेरे पास आते हैं, मोटे मोटे लोग आते हैं, मुख्यमंत्री का स्टाफ, जुडिशरी में बैठे लोग, पुलिस में बड़े अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन, हीरा व्यापारी, कोल के व्यापारी, सब आते हैं अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास। वो तो मुझे दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल आदमियों में कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन जब ये रुपए वाली बात को सुनते हैं तो लोग आपको पागल समझते हैं। तो मैं उन लोगों के सामने, मुझे मालूम है कि गांव के आदमी 1.5 लाख रुपए अपॉइंटमेंट का कैसे देगा, इसीलिए मैंने गांव के लिए इस विद्या को फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा हुआ है कि गांव के लिए आप यूज करना चाहो तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। पर मैं देख रहा हूं कि हर चीज के मूल में रुपया इन्होंने रख दिया, और परिवार को छोड़ करके या भाई भाई के साथ जो लड़ाई कर रहा है वो रुपए के चक्कर में कर रहा है। इम्पोर्टेंट पैसा कर दिया। तो पैसे को ही समझ लो कि ये क्या है जिसके लिए आप अपने परिवार को दांव पे लगा रहे हो, अपनी सेहत को दांव पे लगा रहे हो। तो जब इसको समझने के लिए बात करते, तो इसलिए बता रहा हूं कि यार समझो तो सही आप कम से कम कि कर क्या रहे हो। इसमें एक बात है डॉक्टर साहब, जैसे क्या होता है कि पहले आप समझे, आप वन मैन आर्मी तो काम कर नहीं कर सकते। आपने अब जो सबसे अगला स्टेप जो है ना, वो आपकी फैमिली हुई। हाँ, राइट। हाँ, आपने सोचा कि भाई मैं अपने परिवार को कैसे समझाऊं। तो परिवार भी समझ गया, पत्नी मेरी सब समझती है, लेडीज की विंग्स कंट्रोल कर रही है, मतलब कंट्रोल इन द सेंस समझा रही है। बेटा मेरा सब समझता है, कॉलेज में अपने सारे दोस्तों को समझाता है। टीम तैयार हो रही है जनता सरकार मोर्चा की, खूब देश के अंदर समझा रही है, गांव गांव जाकर के। आप तो दुबलदन भी आए थे, वहां देखा आपने कि गांव में जाते हैं, बात करके आते हैं, देखते हैं लोग क्या कहते हैं, और लोग परेशान है बहुत बुरी तरह से। हमने ये चेक कर लिया है कि यार बहुत परेशान है सिस्टम से। बच्चे, मतलब एक गांव में 80% यूथ नशे में है, घर छोड़ के जा चुका है। आप कौन सा नशा कर रहे हो? काम का नहीं, आप ड्रिंक करते हो? नहीं करता। मतलब एल्कोहलिक ड्रिंक बोल रहा हूँ मैं। नहीं करता हूँ। पानी तो पियो ही हो आप। एल्कोहलिक ड्रिंक
नहीं, मुझे कोई नशा नहीं है अल्कोहलिक ड्रिंक का। स्मोकिंग? नहीं करता हूँ। कोई वैसा तंबाकू फलाना ढमका? कोई नहीं करता। कोई तंबाकू नहीं, कोई रेड बुल हेल फलाना ढमका? अरे नहीं, मैं कोई केमिकल, एनर्जी मैं ड्रिंक? बाजार से कोई केमिकल नहीं लेता। ये एनर्जी वगैरह ड्रिंक वगैरह, नहीं। कोक फलाना, ये कुछ भी नहीं लेते? कभी हमारे घर में आज तक कोई कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आई। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आई। आप- चाय का थोड़ा बहुत मेरे को है नशा, वो भी सिर्फ तब जब मेरा गला थोड़ा सा दुखने लग जाए तो अदरक के साथ, अदरक वाली चाय तो खाली, बहुत ज़्यादा उबली हुई, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक और बात है, अब आप किस तरह के हैंडल को, मतलब हरियाणा में कितने हैंडल हैं जो आपको दिखाते हैं या आपसे कांटेक्ट करते हैं, सर कहाँ हो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आपसे बात नहीं, मेरे से बातचीत करने के लिए मेरी टीम से ही बात करनी पड़ती है। मेरा तो नंबर नहीं नहीं नहीं, मेरा है भी आप नहीं। मुझे आप समझे नहीं। हाँ। वो इंटरेस्टेड कितने लोग हैं? ऐसे भी होंगे ना भाई, आप ये पागल आदमी हमारे हैंडल पा के करेगा, आपके समझ में ही नहीं आवा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले तो आप ना अगले को समझाना पड़ता होगा जिसके हैंडल पे आप बैठोगे। मतलब जो आपको होस्ट कर सका है उसको वो भी मैक्सिमम जो लोग मुझे अभी तक मिलते हैं वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बात को सुनने के बाद कि यार ये तो अजीब सा बात कह रहा है ये बंदा। फिर मैं मतलब वो बंदा यूं कंफ्यूज हो जाता होगा कि यार होस्ट में हूँ कि यो है। नहीं, वो लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि यार इतने दिनों से मैंने अपना परिवार छोड़ा है इसके लिए और ये कह रहा है कि ये नकली है। यस। मतलब एक दिन मेरी कॉल आई थी आपके पास, याद है? मैंने आपको बोला कि डॉक्टर साहब मैं दिन रात मारे अंडू आप को आप ये कह रहे हो कि नकली। मैं वही कह रहा हूँ, जिस चीज के लिए आप दिन रात घूम रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ ये बैंक नोट नकली है। असली धन तो आप मतलब कहीं खो चुके हो। आप प्राकृतिक संसाधन ही असली धन है बेसिकली, और अनाज धन है, आपकी सेहत धन है, परिवार धन है, मतलब आपके लोग धन है। जैसे पुत्र धन बोलते हैं ना, कभी नोट धन बोला है आपने? कभी आज तक आपने कभी नोट धन नहीं बोला है ना, क्योंकि इसमें कोई ऊर्जा स्टोर नहीं है। जिस चीज में ऊर्जा स्टोर नहीं है वो धन नहीं हो सकता, और जिसकी वैल्यू कभी भी कम हो जाए वो धन नहीं हो सकता। रुपया आज 90 रुपये हो गया, कल 91 रुपये हो गया, गिर रहा है, तो ये कभी भी धन नहीं हो सकता। सोना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम का 10 ग्राम रहेगा, जो काम कर रहा था उतना ही काम करेगा। चलो, ऊर्जा का जिक्र है, हमने पॉडकास्ट को एंड करना है, तो एंड में मेरा एक क्वेश्चन है जी। आपने बोला ऊर्जा धन, एक धन और है जो दुनिया मानती है, इंडिया में तो हर एक आदमी मानता है, वो धन है, मानते हैं लोग सुपर नेचुरल पावर्स का, गॉड, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, रब, गुरु, वो वाले गुरु। डॉक्टर देवेंद्र बलारा भगवान को, परमात्मा को, ऊपर वाले को, जो जैसे हमारे बड़े कार थे वो ऊपर वाला जाना है, राम को या अल्लाह को या गॉड को, जो क्रिश्चियन लोग जिसको गॉड बोलते हैं, हम भगवान बोलते हैं, हाँ वो अल्लाह बोलते हैं, वो रब बोलते हैं, जी जी जी, परमात्मा बोलते हैं, अनेकों नाम हैं, एक्सप्लेन करो। मेरे हिसाब से अगर इसे एक लाइन में बोला जाए तो है प्योर लाइट, प्योर एनर्जी। और यदि थोड़ा सा साइंस की भाषा में बोला जाए तो है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। मतलब है कुछ ऐसा? हाँ। आपके जीवन में है ऐसा कुछ? क्या? इस तरह की चीजें, दिव्य दृष्टि, आप सोचो, आपने बोला था ना भाई कुदरत से जुड़ने का है तरीका। सुपर, मतलब सुपर आइज तो हो ही नहीं सकती फिर भाई, आपकी आंखें इतनी सुपर हो जावें, इतनी ताकतवर हो जावें कि वो देख ले दीवार के पार क्या है, वो देख ले 100 किलोमीटर दूर क्या है, इस फोन से ये कॉल आने लग रही है, बार बार आने लग रही है, ये मैं कॉल उठाऊंगा मेरी इससे बात हो जाऊंगी। देखो मलिक साहब, एक चीज आप देखिए, यदि आप इस टेक्नोलॉजी को मानते हो और यदि आप इसमें यकीन करते हो, यकीन मानिए कि इसमें भी जो चल रहा है वो भी अदृश्य है, और जो यहाँ चल रहा है, जो यहाँ चल रहा है वो भी और अदृश्य जो सोच रहे हैं वो भी, और जो सोच रहे हैं वो भी अदृश्य है। जो आपकी आंखें देख सकती हैं, इसको मैं ऐसे समझता हूं, परमात्मा प्रकाश है
जो केवल तब नजर आता है जब अंधेरा होता है। या देखने की कोशिश करे तब नहीं आता। ऐसी लाइट जो आंख बंद करके दिखाई देती है। आप किसको मानते हो, मतलब आपके मन में क्या है? आप जब घर से निकलते हो, आप सुबह हमारे जो बड्डे उठा करते, उठते ले राम का नाम, ले राम का नाम, हाँ, सोते ले राम का नाम, हड़ जोड़ते ले राम का नाम, राम राम, राम जी वो एक देखकर शब्द था राम खाली। जाने। देखो उसको बोलते हैं उसमें बाबा नानक इसको बोलते हैं शब्द, यानी वर्ड, मतलब वर्ड पावर। कुछ भी, एनीथिंग। आप ले नोट का नाम, ले नोट का नाम, ले नोट का नाम, नोट ये नहीं, बस नोट का पता नहीं होना चाहिए क्या है। क्यों? क्योंकि जो असल चीज है, असल चीज, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप किसको मानते हो, मेरा सवाल ये है। मैं तो डायरेक्ट परमात्मा को ही मानता हूं। सुबह उठ के किसका नाम लेते हो? हे परमात्मा। किसी का नाम नहीं लेता, मैं तो अंदर जाता हूं सुबह उठ के। मतलब कुछ टाइम अपना ऐसा कोई फिक्स कर रखा है कि भाई मैं 10 मिनट किसी का ध्यान लगाऊंगा? नहीं, मैं 24 घंटे उसी में रहता हूँ, मैं उसके बाहर निकलता ही नहीं। कभी कोई सुपरनेचुरल पावर महसूस हुई है? सुपर नेचुरल पावर नहीं, असल में वही असलियत है जो महसूस होने की चीज है, बाकी सब तो भ्रम है। पाप पुण्य? जो नियम से चले, प्रकृति के नियमों को पालन करे वो पुण्य, जो पालन नहीं करे वो पाप। ओके। लेन देन? ये तो बिना लिए दिया नहीं जा सकता, बिना दिए लिया नहीं जा सकता। ओके। व्यवहार? व्यवहार ही सब कुछ है, व्यापार कुछ नहीं। और व्यापार को किस संज्ञा में रखते हो? जब आप किसी से कोई भी व्यवहार कुछ पाने के लिए करते हो तो वो व्यापार बन जाता है। मित्रता? मित्रता तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है सेल्फलेस होने की। लगाव? भ्रम है। किससे करें, कब करें, क्यों करें? जरूरत ही नहीं है, क्यों करें? आप अपने बेटे से, आप अपनी वाइफ से, आप अपने माँ बाप से, वो क्या है? वो भ्रम है। मतलब वो अपने हैं ही नहीं। कैसे हैं? आप उसके मालिक नहीं हो सकते। आपने बोला था थोड़ी देर पहले, मैं अपने बेटे को तैयार कर रहा हूँ, लगाव से तो कर रहे वो हो। अपना बीज है खाली, हम केवल अपना डीएनए और अपना नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारा फर्ज है। लेकिन वो, उसका मैं मालिक नहीं हूं। ऐसा नहीं मैं उसको कहता कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मैं उसे समझाता हूं कि तुम मानो या ना मानो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप मानो या ना मानो, उतना ही अधिकार उस पर है जितना अधिकार आपके ऊपर है। हेजिटेशन? क्या चीज? हेजिटेशन? हेजिटेशन मतलब हिचक? मेरी तो जिंदगी में नहीं है। दूसरों की? वो तो अगला आदमी करे, वो तो डर है अगले का। और ऑर्डर? है डर? मैं तो नहीं डरता, ना, डरना ऑर्डर, आज्ञा। आज्ञा तो क्यों कोई किसी को क्या दे? आज्ञा तो मतलब ना देने का ना लेने का। समझाना, समझ। समझ ही सब कुछ है, समझ ही समाधान है। और ज्ञान? ना समझी ही समस्या है? ज्ञान ही समझ है। तो ज्ञान से ही समझ आती है। तो आप कह रहे हो कि वह जो है उसको बांट दो, लोगों को बता दो। ज्ञान और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। ज्ञान आपको बंद आंखों से होता है, और समझ आपको ज्ञान के बाद ही आती है, और वो केवल अंदर जाके आती है। वो ना किताबों से हो सकती, ना किसी के बताने से हो सकती। जी। जब भी अभिमन्यु मूवीज पे आते हो, मेरे ख्याल हमारे इस 7 से 8 साल के सफर में आप 8 से 10 बार अभिमन्यु मूवीज पे आए हो, अलग अलग विषयों पे। हर बार क्या खास लगता है? कितना ऑब्जर्व किया है पवन मलिक को, अभिमन्यु मूवीज को? देखो, मैंने एक बात महसूस की है कि सामाजिक मुद्दों पर जहां बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे मीडिया चैनल्स अपना मुनाफा और अपना नुकसान देख करके आगे बढ़ते हैं, वहां मैंने पवन मलिक को इस तरह की चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी। वो सामाजिक मुद्दों पर खड़ा मिला, जहां उसे लगा कि ये चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी है और आनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। थैंक यू। अभिमन्यु मूवीज मेरे तरफ से मैं मानता हूँ एक सामाजिक चैनल है, मतलब मेरा नहीं है। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया। मैं यहाँ बस होस्ट करता हूँ। अगर कोई लायक और बंदा हो जो यहाँ के होस्ट कर सके तो वो भी आ सके है, लेकिन गलतियां हर जगह होती हैं। बिल्कुल। इस प्लेटफॉर्म पे भी, इस हैंडल पे भी हुई होंगी। हाँ।
उनको सुधारने का तरीका या क्या बेस्ट करें? देखिए, क्या है मलिक साहब, मेरा तो क्या रहता है कि यदि हम ऑब्जर्वेशन और समझ को बढ़ा करके काम करेंगे तो मतलब ज़्यादा बड़ा रहेगा। अभी जितना मैंने समझा है, जितना मैं आपको देख पाया हूँ, आपके पास अध्ययन का समय कम रहता है। बहुत कम। हाँ, तो इसलिए रिसर्च का समय भी आपके पास कम रहता है। तो यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करके किसी मैटर पर अगर आगे आएंगे तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेश कर सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू। मतलब ये मुझे लगा जी, डॉक्टर देवेंद्र बलारा, मैंने इनको एक नया नाम, नई संज्ञा दी है, मल्टी स्पेशलिस्ट। देखो कितने विषय मैं लेके आया और एक विषय में से 150 विषय कोई निकाल सका है तो वो है डॉक्टर देवेंद्र बलारा। और 150 मैंने कम बताए हैं क्योंकि फिर आप लोगों कहोगे इतनी बता दिए। हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। हाँ, उसमें से वो निकलता है। कनेक्शन आपको निकालना आना चाहिए। मैं आपको ये, जब हम बैठेंगे कभी किसी दौर में और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, जब पूरा डिटेल में पूरी तस्वीर जब आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि एक भी मैटर एक दूसरे से अलग नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से कई जुड़ा बार हुआ है। बातें यहाँ से घूम फिर के यहाँ घुमा के वहीं आ मैं जाती है। आपको अगले पॉडकास्ट के लिए विषय दे देता हूँ। जी, जब कभी आपका अपना स्टूडियो खुलेगा, और एक तो ये जो जितने भी नेता लोग हैं इनके लिए हम सवाल तैयार कर रहे हैं, जी, और उसमें सवाल में सबसे पहली बात ये होगी, इस बात का पता है कि नहीं पता है। तब आगे हम बात करेंगे इस विषय, बना दो विषय, मैटर क्लोज। हाँ, अगर पता है तो तुमने पता होते हुए देश को अंधेरे में क्यों रखा, और यदि नहीं पता है तो तुम हमारे नेता बनने के लायक नहीं हो। हम ऐसे दिखेंगे इस टॉपिक, बताओ पता है कि नहीं पता है। फिर पता कोई है कि नहीं पॉडकास्ट में कोई नहीं आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, नंबर 2, दूसरा सवाल जो मैं अपने लिए दे रहा हूं आपको, पैदा होने से लेकर मरने तक और सुबह से लेकर शाम तक आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, सब उनके लिए करते हो। एक तो ये लाइन है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। आप मुझे बताना कौन सा काम मैं उनके लिए कर रहा हूँ। मैं रिसर्च करके आऊंगा। आप रिसर्च करके आना। हाँ, मैं रिसर्च करके पैदा आऊंगा। होने से लेके मरने तक और सुबह से लेके शाम तक। दूसरा मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, इसी में आपका विनाश ही देश का विकास है। जी, ये टॉपिक है अगला। जी, तो एक बार फिर हमारे भाई, बड़े भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, हमेशा इनके चेहरे पे खुशी रहती है, स्माइल करते रहते हैं। और हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो ऐसे ही मुँह में पानी पीते रहे, गटागट बोलते रहे, पीपे के कोसते रहे और खुश रहें, तरक्की करें, और आप लोगों को या मुझे या हम सबको समझाने में कामयाब रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई। राम राम। राम राम जी। सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय जय हरियाणा, भारत, जय जोहार। सत्यमेव जयते।